आज के इस वीडियो में बहुत ही खास टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। आपने सुना होगा आनुवांशिकी के बारे में, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, यानी कि पादप प्रजनन के बारे में। और ये लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर जिन लोगों का क्लास 11th या फिर क्लास 12th जो है वो वीक रहा हो, या फिर उन लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। क्या नहीं पढ़ा होगा? तो वो जेनेटिक्स अगर नहीं पढ़े होंगे तो आज मैं आपको इस लेक्चर में पूरे डिटेल में ब्रीफ करने वाला हूँ। एक एक चीज जो है वो आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें। इस वीडियो का ड्यूरेशन भले ही ज्यादा है, लेकिन इस वीडियो में हमने पूरा एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ड बात किया है। पूरे सिलेबस को हमने इसमें कवर किया है, और इसमें सिलेबस से ज्यादा भी चीजें इसमें बात करी है। तो इसमें आपको ये जानने की जरूरत है कि बेसिक्स जेनेटिक्स होता क्या है, किस वर्ड का क्या मतलब होता है, क्या होता है जीनोटाइप फिनोटाइप, क्या होता है टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, और कैसे मेंडल्स का लॉ जो है आप पे भारी पड़ जाता है। अगर आपको भी ये लेक्चर बोरिंग लगता है तो आज के बाद आपको कभी भी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग बोर नहीं करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री फेयर क्लासेस में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके कंटेंट्स के बारे में। कहने का मतलब कि इस विषय में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो पहला आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें है सेल डिवीजन के बारे में, जिसमें हम समझने वाले हैं माइटोसिस मियोसिस के बारे में। फिर हम समझेंगे जेनेटिक मटेरियल के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में, डीएनए आरएनए के बारे में, मेंडल्स का लॉ समझेंगे, लॉ ऑफ डेविएशंस। उसके बाद हम समझेंगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में समझेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव, उसकी हिस्ट्री के बारे में समझेंगे, होता क्या है। साथ में पॉलिनेशन समझेंगे, ब्रीडिंग मेथड के उसके टेक्निक्स को हम समझेंगे। उसके बाद हम म्यूटेशंस और पॉलीप्लॉइडी और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। उसके साथ ही इतने पे खत्म नहीं हो जाता है दोस्तों, इसके बाद हम सिलेबस का जो पार्ट है, ये तो सिर्फ वीडियो का आधा ही पार्ट है जिसमें मैं इसको आपको कवर करा दूंगा। लेकिन क्या आप सोच रहे हैं कि सिर्फ हमें सिलेबस को कवर करके हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा? तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। क्योंकि टू द पॉइंट आपको सिर्फ यही क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप कहीं से बुक ले भी लेते हैं, तो आप अगर ये कंप्लीट भी कर लेते हैं तो आप एक्सपर्ट नहीं बनते। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है, हर एक पॉइंट्स को डिटेल में समझना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को बाद में देखें, लेकिन देखना जरूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्लांट के सेल के बारे में। अब सेल क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में। तो आज हम वही बात करने वाले हैं प्लांट सेल के बारे में। इसमें होता क्या है रिजिड सेल वॉल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल क्या होता है। आपने कभी ये सुना है कि सेल होता क्या? सेल यानी कि हिंदी में कहे तो कोशिका। और जिन लोगों को हिंदी या इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहें, क्योंकि मैं हिंदी को भी उतना ही सटीक बताऊंगा जितना मैं अंग्रेजी को बताने वाला हूं। मतलब दोनों हम इसमें बाइलिंगुअल बात करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी और समझने में आपको कोई कठिनाइयां नहीं देखने को मिलेगी। जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी ज्यादा हिंदी नहीं समझ में आएगा, जो हिंदी वाले हैं उनको भी ज्यादा अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो है हम इसमें देख लेते हैं कि एक्चुअल में यूकेरियोटिक सेल साइकिल क्या होता है, और क्या होता है इसमें प्रोटीन्स के अलग अलग ट्रेड्स वगैरह। तो इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लांट सेल में क्या क्या चीजें होती है और किस में क्या क्या चीजें पाई जाती है। देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेना है कि एक्चुअल में प्लांट सेल का काम क्या है। यहाँ पे आपको देखने को जो स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, ये आउटर वॉल कहते हैं, जिसे रिजिड सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कठोर होता है। कठोर कहने का मतलब ठोस या फिर हार्ड कह सकते हैं, ठीक है। प्लांट सेल का पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिए। प्लांट सेल जो होता है क्या होता है? प्लांट सेल प्लांट की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। यह यूकैरियोटिक सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसकी खास पहचान है सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और लार्ज वैक्यूल। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है आपको देखने को मिल रहा है? क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है। और ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। ये सब जो है प्लांट सेल में आपको देखने को मिलेंगे। वही अगर हम बात कर लेते हैं एनिमल सेल में, तो ये सब चीजें नहीं देखने को मिलेगी। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको सिर्फ कॉमन देखने को मिलेंगी, जैसे कि हम न्यूक्लियस की बात करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे बता देते हैं आपको, सेल वॉल का जो शेप होता है वो क्या करता है, सपोर्ट देता है। सेल वॉल जो है वो सपोर्ट देता है। सेल मेम्ब्रेन का काम है मटेरियल कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस भी कंट्रोल सेंटर पे रहता है। क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस करना है, यानी कि खाना बनाना है। ये तो आपको पता होगा। लार्ज वेस्टिब्यूल का काम क्या है, लार्ज वैक्यूल का इसमें वाटर स्टोरेज होता है। ये वाला जो नीला नीला जो आपको देखने को मिल रहा है, ये ये वाला पार्ट, इसमें वाटर क्या होता है, स्टोरेज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एनर्जी एटीपी होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, ये हमेशा आप ध्यान रखें। यहाँ पे लिख देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। ये बेसिक है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये जेली लाइक होता है, ये फ्लूइड कहता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक होता है, फ्लूइड। ठीक है। अब समझते हैं क्या होता है यूकैरियोटिक सेल साइकिल। यूकैरियोटिक सेल साइकिल के बारे में आपने सुना है? मैंने कई बारी जो है ये सेल के बारे में पढ़ा है, बहुत बार बनाया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी एग्जाम में इन केस आपको जहाँ पे डायग्राम बनाने की जरूरत है, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है जिसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, सीयूईटी के लिए। ठीक है। अगर नहीं होते, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव की जगह पे सब्जेक्टिव देखने को मिले, जहाँ पे आपको लगे कि लिखने की जरूरत है, तो वहाँ डायग्राम बनाना मस्ट हो जाता है। तो ये डायग्राम अपने दिमाग में रखे, और हमेशा जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल में फर्क करके रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चीजें चल रही होंगी कि एक्चुअल में इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, यूकैरियोटिक सेल साइकिल जो है वो क्या-क्या होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हम क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है? चलिए समझ लेते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल साइकिल क्या है, तो इसकी डेफिनिशन बता देता हूँ। यूकैरियोटिक सेल साइकिल वह सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसमें सेल क्या होता है, सेल ग्रो होता है। ठीक है, ग्रो होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। सेल ग्रो होता है, और ग्रो करता है, डीएनए कॉपी करता है, और फिर डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल बनाता है। क्या करता है, दो डॉटर सेल बनाता है। ये आप हमेशा याद रखोगे। अब बताएंगे कि आपको कि डॉटर सेल क्या होता है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। ठीक है, इस सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, डॉटर सेल क्या होता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये एक इंटरफेज जो कि नॉन डिवाइडिंग होता है। अब इंटरफेज क्या होता है, इंटरफेज में भी दो चीजें देखने को मिलती होंगी। मेन फेज में आपका आता है इंटरफेज, दूसरा है एम फेज जिसे हम कहते हैं माइटोसिस और साइटोकिनेसिस। ठीक है, तो ये होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरफेज में यह सबसे लंबा फेज होता है, इसमें सेल प्रिपेयर किया जाता है। और वही जीवन फेज यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा। जीवन फेज जो है वो सेल ग्रो करता है, प्रोटीन बनाता है, सेल साइज बढ़ती है इसकी। इसके बाद हमारा है एस फेज। एस फेज क्या कहता है, तो इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की कॉपी बनती है। वही जी टू फेज की बात कर लेते हैं, तो जी टू फेज जो है सेल माइटोसिस के लिए फाइनल प्रिपरेशन करता है, और प्रोटीन और स्पिंडल मटेरियल बनते हैं इसमें। ठीक है। अब इजी ट्रिक कैसे हम याद रखेंगे, जीवन फॉर ग्रोथ रख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है जीवन फॉर ग्रोथ आप याद कर सकते हैं। एस फॉर साइंथेसिस ऑफ डीएनए ऐसे याद कर सकते हैं। जी टू गेट टू रेडी, ठीक है, गेट रेडी कर सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं एम फेज क्या होता है। तो एम फेज जो होता है इसमें माइटोसिस और साइटोकिनेसिस होते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, फिर साइटोप्लाज्म स्प्लिट होते हैं। यानी कि स्प्लिट कहने का मतलब, जैसे मान लो कि ये क्या है, ये हमारा है साइटोकिनेसिस, साइटोप्लाज्म है, और इसमें से हम काट दिए तो हमारा ये दो टुकड़े में बट गया। इसे स्प्लिट करना कहते हैं, बीच से काटना, या कहीं से आप दो हिस्सों में बांटते हैं, इसे स्प्लिट करना कहते हैं। ठीक है, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनती है, ये दोनों जो कट जाते हैं वो अलग अलग सेल कहलाते हैं। ठीक है। अब समझते हैं एक्स्ट्रा फेज जो कि जीओ फेज होता है, जो कि यहाँ पे नहीं बताया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। जियो फेज, सॉरी, ये जियो फेज क्या होता है, इट्स जीओ नॉट जियो, जियो सिम वाला जियो नहीं, जियो। ठीक है,
जियो फेज जो है सेल डिवीजन को रोकता है, रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, इसे हम जियो कहते हैं, जियो फेज। ठीक है, नर्व सेल्स और मसल सेल्स का एग्जांपल है। चलिए, अब आप तो समझ गए होंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। मैं फिर से समझा देता हूँ, जो ये साइकिल है ये चलता कैसे है। तो G1 जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, मैं आपको बना के बता देता हूँ एरो। इस तरीके से जो है फर्स्ट साइकिल स्टार्ट होती है, G1 से जाता है, सॉरी, हाँ, G1 से जो है इधर जाता है, S की तरफ जाता है। उसके बाद S वाले की तरफ से जाता है G2 की तरफ। ठीक है, G2 की तरफ जाता है, G2 की तरफ जाके कि वापस से कहाँ जाता है, M फेज में। ये एरो दिख रहा है, इस तरीके से साइकिल इसके चलते जाते हैं। इजी ट्रिक आपको बता दिया है। इंटरफेस जो है तैयारी करता है, एम फेज क्या करता है, डिवीजन का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं क्या होता है माइटोसिस। माइटोसिस सोमैटिक सेल क्या होता है, हिंदी में हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। विभाजन मतलब बांटना। देखिए, तोड़ना, जैसे भी विभाजन कहते हैं, विभाजित दो दो देशों में विभाजित हो गया, या फिर विभाजन कर दिया गया और दो देश बना दिया गया। तो आपने सुना होगा, ये ज्योग्राफी वाले टर्म है, या फिर आपने हिस्ट्री वगैरह में भी सुना होगा। तो अब यहाँ हमने बायोलॉजी में समझना है, कहने का मतलब कि यहाँ पे जेनेटिक्स में समझना है कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो सबसे पहले जो है वो आपको समझना पड़ेगा, ये सारे फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलियोफेज और साइटोकिनेसिस के बारे में समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि एक्चुअल में माइटोसिस होता क्या है। माइटोसिस से पहले अगर मैं आपको कहूं कि आपको माइटोसिस नहीं, पहले मैं आपको क्या समझाऊं, सेल डिवीजन समझा दूं, तो कैसा रहेगा। सेल डिवीजन की समझना बहुत जरूरी है ना। तो चलिए, सेल डिवीजन का डेफिनेशन क्या होगा। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइडेड टू फॉर्म न्यू सेल्स। इट हेल्प्स इन ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। एज फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो ये एक पेरेंट है, ठीक है, ये पिता है, ठीक है, ये पिता है, और ये पिता क्या करते हैं, पिता दो हिस्सों में बट करके नया बच्चे तैयार करते हैं। ठीक है, आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि वन पेरेंट सेल डिवाइडेड टू फॉर्म न्यू सेल, और ये नया सेल बन जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम क्या, सेल डिवीजन। चलिए आगे हम समझ लेते हैं इसमें क्या होता है, माइटोसिस के बारे में। ठीक है, आगे और डिटेल में हम समझेंगे सेल डिवीजन क्या होता है। पहले माइटोसिस समझ लेते हैं। माइटोसिस समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या होता है माइटोसिस, तो माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच one cell divided into two identical cells. Both new cell have the same number of chromosome as the parent cell. अब आपको जो मैंने ये एग्जांपल समझाया है, वैसे मैं माइटोसिस के बारे में बताता हूँ। माइटोसिस जैसे मान लो कि ये है हमारे पास एक आम, ठीक है, और एक आम जो है हमारा दो आम बनाया, ठीक है, ब्रेक डाउन होकर के, और दोनों एक दूसरे का क्या है, सिमिलर है, ट्विंस कह सकते हैं, जुड़वा जैसे, सिमिलर एकदम। ठीक है, उसे हम कहेंगे माइटोसिस। दो सेल बनाते हैं, ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे हम आपको मियोसिस बनाने वाले हैं, तो ये आप भूलोगे नहीं, वापस से आप इसको रिपीट करके देखो। ठीक है, एक सेल जो है दो सेम सेल्स को बनाते हैं, बॉडी ग्रोथ करते हैं, वॉन्ड को हील करते हैं, वॉन्ड मतलब घाव होता है, घाव को भरते हैं, और रिप्लेसिंग ओल्ड सेल्स मतलब जो पुराने सेल हो जाते हैं वहां पे नए सेल्स को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्या होता है मियोसिस। मियोसिस भी समझा देते हैं। म्यूसिस से पहले अगर मैं आपको समझा दूं कि क्या होता है प्रोफेज, क्या होता है मेटाफेज, क्या होता है, तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा जब मैं आपको ये सब समझा दूं, या फिर एनाफेज वगैरह। तो चलिए वही समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए, हम क्या समझने वाले हैं, हम समझने वाले हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलियोफेज या साइटोकिनेसिस क्या होता है, आसान भाषा में। देखिए पहले है प्रोफेज। ये जो आपको डायग्राम देखने को मिल रहा होगा, ये फिगर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, एक्चुअल में है क्या, तो ये क्रोमोसोम्स कंडेंस होकर के क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं। डिसअपियर मतलब गायब होने लगते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है मोटे और साफ दिखने लगते हैं।
जो है अगर हम बात कर लेते हैं, जो ये माइटोसिस है डिवीजन यहाँ की शुरुआती है, शुरुआती दौर पे प्रोफेज होता है, उसके बाद जो है हमारा आगे आ जाता है मेटाफेज। अब मेटाफेज क्या होता है, तो मेटाफेज सारे क्रोमोसोम सेल्स के मिडिल यानी कि इक्वेटर में लाइन में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, ये ऐसे इस तरीके से, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेटाफेज। उसके बाद आता है हमारा एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि अपोजिट पोल में एक दूसरे के अपोजिट, जैसे मान लो कि ये नीचे की तरफ बढ़ रहा हो और ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो, तो एक दूसरे का क्या हुआ, विपरीत यानी कि अपोजिट हुआ, जिसे हम एनाफेज कहते हैं, सेपरेट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। उसके बाद हमारा आता है टेलोफेज, ठीक है, टेलोफेज क्या होता है, साइटोकिनेसिस के नाम से भी जानते हैं। देखिए टेलोफेज को पहले समझते हैं, क्रोमोसोम्स पोल पर पहुंच करके डीकॉन्डेंस हो जाते हैं और न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, दोनों तरफ नए नए न्यूक्लियस बन जाते हैं, जैसे जो हम पहले फेज में देख रहे थे वो ही सेम यहाँ पे आपको देखने को थोड़ा देर बाद मिलेगा। ये जो यहाँ से देखने को मिल रहा है, ये यहाँ से क्या होंगे, विभाजन होंगे, यहाँ से कट आउट होंगे, स्प्लिट होंगे और दो अलग अलग बन जाएंगे सेल, ठीक है। यानी कि सेल मतलब क्या होता है, क्या होता है सेल, बताओ आप, कमेंट करो क्या होता है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बोला है क्या होता है। देखिए तो वही साइटोकिनेसिस हम समझ लेते हैं। साइटोकिनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाती है और सेल दो कोई नई कोशिका में स्प्लिट हो जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, साइटोकिनेसिस कहते हैं और टेलोफेज कहते हैं। तो ये दोनों में आपको क्या होना है, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं क्या होता है मियोसिस और जर्म सेल साइकिल क्या है। देखिए मियोसिस और माइटोसिस में ज्यादा फर्क आपको यहाँ पे समझ में आएगा, और इन दोनों में आपको कभी भी चाहे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हर एग्जाम में अगर जहाँ पे बायोलॉजी, जहाँ पे जेनेटिक्स पूछ रहे हैं, जेनेटिक्स लोग इसीलिए छोड़ दे रहे हैं क्योंकि उनको कंफ्यूजिंग लगता है और ये नहीं समझ में आता है, तो इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। तो मियोसिस पहले हम समझ लेते हैं, एक्चुअल में मियोसिस क्या है। तो मियोसिस हम समझते हैं, मियोसिस का डिफिनेशन होगा, मियोसिस इज ए स्पेल टाइप्स ऑफ meiosis is a special type of cell division in which one cell divided into four cells. These cells have half the number of chromosomes. अब देखिए, अब यहाँ पे खेल क्या है, यहाँ मियोसिस में क्या हुआ था, एक पेरेंट से क्या हुआ थे, दो अलग अलग सेल बने थे और दोनों एक दूसरे के क्या थे, आइडेंटिकल थे, एक दूसरे जैसे क्या थे, जुड़वा थे, समझ लीजिए एक जैसे दिखते थे, सब कुछ एक जैसा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, माइटोसिस में क्या हुआ, सॉरी मियोसिस में क्या हुआ, मियोसिस में देखिए, मियोसिस में हुआ कि मियोसिस जो है एक सेल डिवीजन में क्या कर देता है, वो चार अलग अलग सेल बनाता है, ठीक है, और क्रोमोसोम्स नंबर जो इसका हाफ हो जाता है, एक सेल जो है चार सेल में बढ़ जाता है, जैसे कि यहाँ दो है तो तीन, तीन और चार में बढ़ जाते हैं, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मियोसिस। अब इसमें क्या होता है, क्यों यूज होता है, तो इसमें हम स्पर्म सेल्स को डेवलप करते हैं, इसमें क्या होता है, एक सेल्स बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मियोसिस में। तो अगर ह्यूमन के केस में बात कर लेते हैं, तो इन ह्यूमंस स्पर्म एंड एग्स आर फॉर्म बाय मियोसिस, मियोसिस के द्वारा ही हमें क्या होता है, स्पर्म बनते हैं और एग बनते हैं। एग किसमें बनता है, तो एग फीमेल बॉडी में बनता है और मेल में स्पर्म बनते हैं, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को आप याद रखोगे, इसको भूलना नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोशिका विभाजन आपको समझाया, यानी कि सेल डिवीजन के बारे में समझाया, सेल साइकिल में भी समझाएंगे, तो आपको बता देते हैं फिर से वापस से हिंदी में। जब एक कोशिका टूटकर नई कोशिका बनाती है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। यह ग्रोथ, रिपेयर और रिप्रोडक्शन में मदद करता है। तो आप उदाहरण के तौर पे आपको हम समझा देते हैं, तो आसान लाइन ये है कि एक कोशिका से नई कोशिकाएं बनता है। उदाहरण, घाव भरने पर नई कोशिकाएं बनती है। जैसे मान लो कि अगर आपका वंड हो गया है, कट गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, तो यहाँ जो है ये डैमेज हो गया है, वो सेल मर गए हैं, तो यहाँ पे नए सेल्स का डेवलप करने का काम किसका है, इसका है। सेल नए बन जाते हैं तो सेल डिवीजन होता है और नए नए सेल्स बनते जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको हम क्या समझा दें, अब हम आप समझा देते हैं, मियोसिस माइटोसिस आपको हम समझा दिए हैं, सेल डिवीजन भी आपको समझा दिए हैं। अब आपको क्या समझना है, बताइए 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 बताइए, आपको समझना है कि एक्चुअल में जर्म सेल साइकिल क्या होता है, जर्म सेल साइकिल क्या होता है, मैटरनल पैटर्नल क्या होता है,
ये सब चीजें जो है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैंने यूकेरियोटिक फेज वगैरह आपको समझा दिया था, आपको यहाँ पे समझना है इस चीज को। देखिए, अब हम समझते हैं जर्म सेल्स क्या होता है, तो जर्म सेल साइकिल जो है उसको समझ लेते हैं। जर्म पहले डिफिनीशन समझ लेते हैं। मियोसिस अकर्स इन जर्म सेल्स व्हिच आर रिप्रोडक्टिव सेल दैट मेक स्पर्म एंड एग्स। अभी आपको बताया, ठीक है। अगर हिंदी में कहें तो मियोसिस जर्म सेल्स जनन कोशिकाओं में होता है जो कि स्पर्म और एग बनाती है, ठीक है। आप समझ में आ गया? चलिए, तो अब समझ लेते हैं। यहाँ पे दिखा है रिप्रोडक्शनल डिवीजन, डिप्लॉयड एंड हेप्लॉयड, ठीक है। डिप्लॉयड बनाता है, डिप्लॉयड से हेप्लॉयड बनता है। प्रोड्यूस करता है क्या? गैमेट्स और स्पोर्स। अब आपके दिमाग में बहुत बार आया होगा कि एक्चुअल में डिप्लॉयड होता क्या है, हेप्लॉयड होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डिप्लॉयड का क्या डेफिनेशन है? डिप्लॉयड मीन्स सेल हैज टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर। इसे हम क्या बोलेंगे? डिप्लॉयड बोलेंगे। जैसे कि क्या? जैसे कि मान लो कि एक है, ऐसे नहीं, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। दो है, एक है फादर और एक है मदर, ठीक है। और ये दोनों से एक बच्चा निकला, बेबी, ठीक है। ये बच्चा हुआ, तो इन दोनों में दोनों का क्या हुआ? दोनों का क्रोमोसोम आएगा, एक एक, और वो बन जाते हैं डिप्लॉयड, ठीक है। डिप्लॉयड बन जाते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे आसान भाषा में कि दोनों से एक एक क्रोमोसोम मिल करके दो बनता है, तो उसे हम कहते हैं डिप्लॉयड, ठीक है। अब देखिए, डबल सेट क्रोमोसोम होता है। अब अभी समझाएंगे कि क्रोमोसोम होता क्या है। तो ह्यूमन बॉडी सेल्स की बात कर लेते हैं, तो 46 जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 2n। अब हम आपको समझाने वाले हैं हैप्लॉइड, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअल में कि डिप्लॉयड और हैप्लॉइड में फर्क क्या है। तो हैप्लॉइड का मीन क्या होता है? हैप्लॉइड मीन्स सेल हैज वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन, 2n नहीं, यहाँ पे सिर्फ एन देख, सिंगल एन देखने को मिल रहा है, ये हैप्लॉइड होता है। 2n होता है डबल क्रोमोसोम्स, जिसे हम 2n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हेप्लॉइड का मतलब कोशिका में क्रोमोसोम्स का एक सेट एन होता है। इजी लाइन में समझे तो हाफ क्रोमोसोम सेट होता है, क्रोमोसोम का आधा सेट माना जाता है। वही ह्यूमन स्पर्म की बात कर लेते हैं, एग, तो कितना होता है? 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। 23 इन 23 होता है। तो ये आप याद रखोगे, ये ह्यूमन के केस में, ठीक है। इसको भूलना नहीं है। अब समझते हैं अगला हमारा क्या है, गैमेट्स। गैमेट्स क्या होता है? तो देखिए, गैमेट्स का हम डेफिनेशन बताते हैं। गैमेट्स आर सेक्स सेल्स लाइक स्पर्म एंड एग्स फॉर्म बाय मियोसिस। मियोसिस के द्वारा बनते हैं गैमेट्स, ठीक है। गैमेट सेल्स जो होते हैं, गैमेट सेक्स सेल्स होते हैं, जिसे हम स्पर्म और एग जो मियोसिस से बनते हैं। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो आप कंफ्यूज ना हो, इस चीज को ध्यान में रखें, ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं आसान भाषा में, तो इजिली लाइन आप लिख सकते हैं। आंसर में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर जनन कोशिकाएं, ठीक है। अब समझते हैं कि स्पोर, स्पोर मतलब, कोर्स मतलब क्या होता है? छिद्र होता है। तो स्पोर्स क्या हुआ? स्पोर्स का डिफिनीशन है, स्पोर्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स इन प्लांट, फंगी एंड algae दैट कैन ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। स्पोर्स जो कि क्या होता है? पौधों, फंगी और अलगी की रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो नए ऑर्गेनिज्म बना सकती है, ठीक है। तीन ही रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं, वो छोटी जनन कोशिकाएं होती है। अब समझते हैं साइनेप्सिस क्या होता है। कहाँ है आपको साइनेप्सिस देखने को मिलता है? एक्चुअल में साइनेप्सिस का काम क्या है, ये समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, साइनेप्सिस इज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन प्रोफेज, ठीक है। सिनेप्सिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रोफेज में पेयर होते हैं, क्रोमोसोम्स पेयर टुगेदर, यानी कि क्रोमोसोम्स जोड़ी बनते हैं यहाँ पे। अब हम आपको आगे भी समझाने वाले हैं कि एक्चुअल में सिनेप्सिस यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ देख सकते हैं, ये सिनेप्सिस है। क्रॉसिंग ओवर समझते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता क्या है? अब मैं एक एक वर्ड का डिफिनीशन इसलिए बता दे रहा हूँ, एक एक वर्ड के बारे में इसलिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि आगे ना आपका बेसिक्स जो है वो यहाँ से स्ट्रांग हो जाए, तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? तो क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इन प्रोफेज, ठीक है। आपको प्रोफेज भी बताया है, तो आप ध्यान रखोगे, फिर वापस मैं आगे रिपीट करने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए,
क्रॉसिंग ओवर में होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में डीएनए एक्सचेंज करते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, आसान भाषा में समझे तो एक लाइन में आप समझ सकते हैं, डीएनए एक्सचेंज बिटवीन क्रोमोसोम्स, यानी कि क्रोमोसोम्स के बीच डीएनए का एक्सचेंज होता है, अदला बदली। ठीक है, इसमें रिजल्ट क्या होगा? तो न्यू जीन कॉम्बिनेशन होते हैं, नए जीन कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं मैटरनल और पैटर्नल। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये मैटरनल है और ये पैटर्नल है। ये आपने रिलेशन में सुना हुआ, रिलेशनशिप में कि क्या होता है, मतलब आपके घर में आपके दादा परदादा नानी परनानी दादी ऐसे करके, तो इसमें क्या होता है तो आपको समझाते हैं। एक्चुअल में मैटरनल क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स फ्रॉम मदर, मतलब जो माँ की तरफ से जो आता है क्रोमोजोम, इसे हम बोलते हैं मैटरनल क्रोमोजोम। और जो पैटर्नल क्रोमोजोम होता है वो क्रोमोजोम पिता की तरफ से आता है। मतलब ये ये पैटर्नल जो है वो दादा वाले मान सकते हैं और ये मैटरनल नानी वाले मान सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि मम्मी और पापा कहें तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन मैं उनके घर का बता रहा हूँ, पास्ट का, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब क्या होता है देखिए, जेनेटिक वेरिएशंस की बात कर लेते हैं इसमें। तो जेनेटिक वेरिएशंस क्या होता है इसमें, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ क्रॉसिंग ओवर के ऊपर क्यों ये एरो किया गया है और एक्चुअल में होता क्या है। तो दिस इज द सीक्रेट टू जेनेटिक वेरिएशन टू विटल रॉ मटेरियल फॉर प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के केस में यहाँ पे हमको समझा देते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन हैपेंस बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन मियोसिस। जेनेटिक वेरिएशन मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर और क्रोमोसोम असॉर्टमेंट की वजह से होता है। क्रॉसिंग ओवर डीएनए मिक्स होता है, वही मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स रैंडम अलग अलग होते हैं, हर गैमेट्स में अलग बनता है। ठीक है, आप समझ गए, अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अब आपको हम समझा देते हैं, जैसे कि अगर आपको याद करने का जो ट्रिक है, कैसे आप याद करिएगा डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि डी आई जो है, डी आई डिनोट करेगा डबल, DOUBLE, डबल। डबल क्या था हमारा? 2N। ये क्या था हमारा? डिप्लॉयड। और ये HAP, हैप्लॉयड। हैप मतलब हैप्लॉयड मतलब हाफ। ठीक है, हाफ, एन से डिनोट करेंगे। तो अब तो आपको याद रहेगा ना कि एक्चुअल में होता क्या है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, इसको समझ लेते हैं। अभी हमने बात किया है, तो हो सकता है कि आप अभी भी आपके दिमाग में चल रहा होगा एक्चुअल में वो होता क्या है और काम कैसे करता है। देखिए, पहले जो आपको माइटोसिस बताया था, तो माइटोसिस में क्या होता है, सोमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, और वही मियोसिस की बात करते हैं तो इसमें रिप्रोडक्टिव और जर्म सेल्स होते हैं। माइटोसिस में स्प्लिट होता है एक बार और मियोसिस में स्प्लिट होता है दो बार। ठीक है, माइटोसिस में दो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, दो आइडेंटिकल मतलब सेल होते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं। और वो मियोसिस में क्या होता है, 4 यूनिक सेल्स बनते हैं। ठीक है, मियोटोसिस में डिप्लॉयड मेंटेन करते हैं और मियोसिस में हैप्लॉयड मेंटेन करते हैं। ठीक, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और वही क्रॉसिंग ओवर आपको मियोसिस में देखने को मिलता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। बैक्टीरियल सेल डिवाइडेड डिफरेंटली, दे डोंट यूज द स्टैंडर्ड साइकिल। ये साइकिल जो है इसको फॉलो नहीं करते हैं, वो अलग तरीके से फॉर्म करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के लिए है ये। अब हम समझ लेते हैं जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आपने जेनेटिक मटेरियल के बारे में बहुत बार सुना होगा। कोई अगर प्लांट ब्रीडिंग का कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर्स है, या फिर कहीं आपने कोई बुक वगैरह देखा हो या फिर कभी पढ़ा हो, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या है। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल का संगठन। ठीक है, संगठन क्या है, गुणसूत्र के बारे में हम समझने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले आपको समझा दे इसका डिफिनेशन। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल मींस हाउ डीएनए इज अरेंज्ड इनसाइड द सेल फ्रॉम न्यूक्लियस टू क्रोमोसोम लेवल। डीएनए फर्स्ट स्टे इन न्यूक्लियस, wraps around histone protein, forms chromatin and finally make chromosomes। ठीक है, आसान भाषा में फिर हिंदी में आपको समझा देते हैं कि क्या होता है। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ जेनेटिक मटेरियल का संगठन मतलब सेल के अंदर डीएनए कैसे न्यूक्लियस से क्रोमोसोम तक अरेंज रहता है।
ठीक है। अरेंज मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब एक अरेंज अरेंज मतलब करना, एक क्या कहते हैं, मतलब सुचारू रूप से, मतलब सही तरीके से, एक 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 सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, इसको अरेंज बोलेंगे, ठीक है। तो अरेंज रहता है, डीएनए पहले न्यूक्लियस में रहता है, फिर हिस्टोन प्रोटीन्स पर लिपटता है और फिर क्रोमैटिन बनाता है और अंत में क्रोमोसोम्स बनता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं ये आपको पता चल गया है। अब अभी आपको मैं बताता हूँ यहाँ फिगर में, जैसे सबसे पहले क्या होता है हमारा प्लांट सेल, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा प्लांट सेल। अब प्लांट सेल के बारे में बता देते हैं, फिर आपको धीरे धीरे स्टेप्स बताते जाते हैं, जैसे जो फिगर में बनाया गया है। तो प्लांट सेल इज ए यूकैरियोटिक सेल फाउंड इन प्लांट्स हैविंग सेल वॉल, न्यूक्लियस, क्रोमोप्लास्ट एंड वैक्यूल, जो कि आपको पहले वाले स्लाइड्स में आपको दिखाया था प्लांट सेल, ठीक है। वही होता है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है वो मैंने अभी बताया। अगर हिंदी में बोले तो प्लांट सेल पौधों की यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है जिसमें सेल वॉल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखिए ये न्यूक्लियस है प्लांट सेल, प्लांट सेल न्यूक्लियस से क्या होता है क्रोमोसोम बनता है। अब आपको न्यूक्लियस बता देते हैं क्या होता है, केंद्रक। देखिए न्यूक्लियस इज द nucleus is the control center of the cell that stores DNA and controls cell activities. न्यूक्लियस कोशिकाओं का कंट्रोल सेंटर है जो कि डीएनए को स्टोर करता है और सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, समझ गए। ब्रेन ऑफ द सेल इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, यहाँ याद रखिएगा, ब्रेन ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, तो याद रखिए इन दोनों को। अब समझते हैं कि क्या होता है हमारा क्रोमोसोम। ये बहुत ज्यादा हम जानते हैं, बहुत ज्यादा सुने हैं। तो क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। इट कैरीज जीन्स, मतलब क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाया जाने वाला डीएनए और प्रोटीन का क्या है, धागे नुमा स्ट्रक्चर है। यह जीन को कैरी करता है। धागे नुमा क्या होता है, थ्रेड, थ्रेड मतलब होता है धागा, कौन सा थ्रेड, जबकि कपड़े में बुनाई किया जाता है, सिलाई किया जाता है, वही थ्रेड, उसी थ्रेड की बात कर रहे हैं। तो इतना पतला सा होता है थ्रेड जैसा, यहाँ पे फिगर में आपको बहुत मोटा सा दिखाया जा रहा है। ये अंडर माइक्रोस्कोपिक है, नेक्ड आई से आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद क्या होता है क्रोमोसोम से, हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन के बारे में समझते हैं कि एक्चुअल में हिस्टोन प्रोटीन क्या है। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, तो हिस्टोन्स आर स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स अराउंड विच डीएनए रैप, दे हेल्प इन डीएनए पैकिंग। हिस्टोन प्रोटीन्स छोटे पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटीन्स होते हैं जिसके चारों तरफ डीएनए लिपटा है और ये डीएनए पैकिंग में मदद करता है। हिस्टोन चारों तरफ आपको ये देखने को मिलता है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स है जो कि क्या करता है, डीएनए को लपेटता है, डीएनए की पैकिंग में मदद करता है। ये आपको जो हेलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये हमारा क्या है, डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, डीएनए, ठीक है। अब इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं, ये मत सोचिए कि हम इसको स्किप कर देंगे, क्योंकि अभी तो हमें बहुत कुछ समझना है ना। अभी हमको समझना है, क्या समझना है कि क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन कहाँ है, होता क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे आगे। तो आप समझ गए कि एक्चुअल में क्रोमोसोम्स क्या होता है, व्हीकल ऑफ हेरिडिटी, एक मतलब गाड़ी की तरह काम करता है, स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ पॉलिथीन एंड लैम्प ब्रश, ठीक है। तो ये हम एक्स्ट्रा आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इट्स नॉट जस्ट अ न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव डीएनए टू प्लाज्मोन। एग्जांपल लीफ कलर जो होता है फोरो क्लॉथ प्लांट में, उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। वो अलग अलग, जैसे कुछ प्लांट्स में जो ना कहते हैं कि फ्लावर लीफ ही फ्लावर बन जाता है, तो उस स्टेज में आपको बताएंगे कैसे फोरो क्लॉथ जो होता है काम करता है। अब हम समझ लेते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में, डीएनए वर्सेस आरएनए। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हम कराने वाले हैं, भयंकर सा। सबसे पहले तो आप बताइए कि एक्चुअल में डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। डीएनए बहुत जगह सुना होगा, बचपन से ही आपने सुना होगा, डीएनए ऐसा चीज है जो हर जगह देखने को मिलता है। तो डीएनए होता है भाई साहब, डीएनए डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक
एसिड। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग सही लिखा हूं लेकिन शायद आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी। डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, ये साथ में ही होता है लेकिन हमने अलग अलग जानबूझ करके लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर वही आरएनए की बात करें तो आरएनए स्टैंड फॉर क्या होता है? आरएनए होता है राइबो, कहाँ गया राइबो, यहाँ लिखता हूँ, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब इन दोनों का काम क्या होता है ये आपको देखने को मिल रहा होगा। पहले डीएनए, जो डीएनए की पहले हम बात कर लेते हैं। डीएनए जो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। डेफिनेशंस पहले समझ लेते हैं। तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इट स्टोर्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, मतलब डीएनए का पूरा नाम हिंदी में समझ लेते हैं एक बार। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। यह शरीर की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है? स्टोर करता है। डीएनए क्या होता है? जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। ठीक, डीएनए जीवन का जेनेटिक नक्शा होता है। नक्शा मतलब हमारे जो जीवन है, जीवन काल है, उसका क्या होता है? एक तरीके से मैप का नाम कह सकते हैं, मैप होता है एक तरीके। ठीक, ये कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस केंद्र में पाया जाता है, क्रोमोसोम्स में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ सेल्स में पाए जाते हैं। जैसे कि क्या क्या होता है, तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं क्या क्या में क्या होता है। सुगर तो डिऑक्सीराइबोज होता है, फॉस्फेट ग्रुप में होता है। बेस क्या होता है? एटीजीसी होता है। जैसे कि एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सब क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होते हैं डीएनए। वही अगर आरएनए की बात कर लेते हैं तो आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड, इट हेल्प्स डीएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है, या डीएनए की मदद में प्रोटीन बनाने का काम करता है। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन मेकिंग हेल्पर। आरएनए प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? सुगर, राइबोज, फॉस्फेट ग्रुप का क्या होता है? बेसिस, जैसे कि AUGC, जैसे कि एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, तो अब हम इन दोनों का डिफरेंस कर देते हैं। आपका डिफरेंस तो पहले आपको क्या कर दिया है? डबल हेलिकल और सिंगल हेलिकल बता दिया है। डीएनए में इसका फुल फॉर्म और उसका फुल फॉर्म दोनों का बता दिया है। डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, स्ट्रैंड जो होते हैं इसमें डबल होते हैं, डबल डबल, और इसमें क्या होता है? सिंगल होते हैं आरएनए में। वही अगर हम बात कर लेते हैं डीएनए में, तो सुगर डिऑक्सीराइबोज होता है और इसमें सिर्फ राइबोज होता है। बेस बात कर लेते हैं टीजीसी होता है और एयूजी इसमें होता है। फंक्शन स्टोर होता है जीन में और इसमें बनते हैं। ठीक है, ये मोर स्टेबल होता है और ये लेस स्टेबल होता है। देखिए, अब तो हमने समझ लिया है इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ आरएनए क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, ये देख सकते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। इसमें आपको एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि एमआरएनए जो है मैसेंजर का काम करता है, टीआरएनए ट्रांसफर का काम कर सकता है और राइबोसोमल जो होता है आरआरएनए होता है। ठीक है, तो अब उसको विस्तार में समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी से जो है समझ में आए कि एक्चुअल में होता क्या है। ये हर जगह आपको जो है वो देखने को मिलता होगा। तो पहले हम समझते हैं, स्मॉल एम आर एन ए से लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो एम आर एन ए कैरीज द मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम फॉर मेकिंग प्रोटीन। अब डीएनए क्या होता है? ये मैसेज देता है, डीएनए मैसेज देता है कि भाई एमआरएनए मैसेज जो है पहुंचाओ जाके आरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे। अब वही हम बात करते हैं, ये मैसेज करियर का काम करता है। दूसरा हमारा क्या है? टीआरएनए, पहले इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? टीआरएनए क्या होता है? तो एक्चुअल में टीआरएनए जो होता है वो एमिनो एसिड टू राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, क्या कहता है? लेके आता है। ठीक है, इसका साथ देखते हैं, ये जो हमारा है क्या है? कुरियर पार्टनर जो है, ये कुरियर पार्टनर, डिलीवरी पार्टनर कह सकते हैं। ये ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। क्या करता है? तो ये क्या करता है? एमिनो एसिड जो है वो लेकर के आता है राइबोसोम्स। ठीक है, टीआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के समय एमिनो एसिड को राइबोसोम तक लाता है। ये आप याद हो गया आपको। अब चलिए आरआरएनए क्या होता है ये समझ लेते हैं, आगे बढ़ गए। आरआरएनए क्या होता है? राइबोसोमल। देखिए, आरआरएनए फॉर्म्स द राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड हेल्प्स इन प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन को फॉर्म करने में मदद करता है। मतलब आरआरएनए राइबोसोम जो है वो बनाता है और प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। तो अब जो है आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रोटीन बनता कैसे है। तो डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से टीआरएनए, टीआरएनए से आरआरएनए और फिर प्रोटीन जाके बनता है।
तो ये लंबी जो है वो स्टेज है, आपको याद करना पड़ेगा। इन फॉर मैसेज, टी फॉर ट्रांसफर और आर फॉर राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोमल बोलते हैं इसको। चलिए, अब हम समझते हैं कि जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो पहले आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में जेनेटिक कोड क्या होता है, क्या होता है कोड, और क्यों जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये सीरियस होकर आपको समझना पड़ेगा। देखिए, पहले समझते हैं इसका डेफिनेशन। जेनेटिक कोड इज द सेट ऑफ रूल्स बाय व्हिच डीएनए और एमआरएनए कोडॉन्स डिसाइड व्हिच एमिनो एसिड विल बी मेड इन प्रोटीन सिंथेसिस। ईच कोडॉन हैज 3 न्यूक्लियोटाइड। अब आपको इसको हिंदी में समझाता हूँ। देखिए, जेनेटिक कोड जो है वह रूल्स को सेट करता है जिसके अनुसार डीएनए या एमआरएनए को कोडोन्स तय करते हैं कि कौन सा एमिनो एसिड बनेगा, और हर कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये डिसाइड करता है, ठीक है। इसका काम है, कह सकते हैं ना कि क्लर्क वाला काम जो है इसका है, ठीक है, कि किस कौन क्या करेगा, कितना लिखा पढ़ी वाला जो काम होता है ना, लिखने जोखने वाला जो काम होता है, वो इसका काम है, पूरी कैलकुलेशन करके रखता है, ठीक है। अब समझते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। फाइन स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ, फाइन स्ट्रक्चर समझते हैं। तो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन मीन्स ए जीन इज नॉट वन सिंगल इंडिविजुअल यूनिट, it has a smaller unit inside it like recon, mutton and cistron. The concept was given by सिम्वर बेंजर, ठीक है। ये हमारे साइंटिस्ट थे। कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, बेंजर्स के नाम से लिखा गया है, बेंजर्स फाइन स्ट्रक्चर। तो इसका नाम पूरा जो है मैं लिख देता हूँ। ये टाइटल है SEYMOUR, सिम्योर बेंजर, ठीक है। इन्होंने दिया था 1955 में। क्या, तो रेकॉन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन, मटन यूनिट ऑफ म्यूटेशन, और सिस्ट्रॉन फंक्शनल यूनिट। देखिए, मटन, ये मटन वो मीट वाला मटन नहीं है, ये खाने वाला नहीं है, ठीक है, म्यूटन, नॉट मटन। चलिए, अब हम आपको समझाते हैं कि रिकॉन क्या होता है। रिकॉन जो है, रिकॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर यूजुअली टू वन न्यूक्लियोटाइड पेयर। रिकॉन कॉम्बिनेशन जो है क्रॉसिंग ओवर होता है, छोटी सी यूनिट होती है, यूनिट यानी कि इकाई होती है, आमतौर पर यह एक न्यूक्लियोटाइड पेयर होते हैं, ठीक है। आसान भाषा में समझे तो स्मॉलेस्ट क्रॉसिंग ओवर यूनिट। अब समझते हैं म्यूटॉन क्या होता है। म्यूटॉन, जिसे आप मटन ना पढ़े, मैं मटन बोल रहा था जानबूझ के, क्योंकि मटन वो मीट वाला आपके दिमाग में ना है, ठीक है। तो म्यूटॉन क्या होता है। म्यूटॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ म्यूटेशन वेयर चेंज कैन हैपन, यूजुअली इट इज वन न्यूक्लियोटाइड पेयर। अब देखिए, म्यूटॉन जो होता है सबसे छोटी यूनिट होती है। सबसे छोटी क्या होती है, इकाई होती है। यहाँ पे लिखा होता है यूनिट ऑफ म्यूटेशन, सबसे छोटी इकाई होती है जहां बदलाव हो सकते हैं। यह भी आमतौर पर न्यूक्लियोटाइड पेयर होती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट म्यूटेशन यूनिट कह सकते हैं। सिस्ट्रॉन क्या होता है। सिस्ट्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन दैट कोड्स फॉर वन पॉलीपेप्टाइड एंड वन प्रोटीन। सिस्ट्रॉन जीन्स फंक्शनल यूनिट है जो कि पॉलीपेप्टाइड या एक प्रोटीन के लिए कोड करती है। कोड मतलब कोडिंग का काम करती है। अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में होता क्या है, डिफरेंस की बात अभी करते हैं। रेकॉन, सबसे पहले आते हैं रेकॉन पे। रेकॉन क्या करता है, याद करने के लिए आपको बताता हूँ, इजी ट्रिक है, क्रॉसिंग ओवर का काम करता है। न्यूट्रॉन क्या करता है, चेंज लाता है। सिस्ट्रॉन क्या करता है, प्रोटीन को कोडिंग करता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझ लेते हैं भाई साहब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि ये बच्चा बच्चा को जानने की जरूरत है, और ये इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग का, या फिर जेनेटिक्स का कहीं पे जिक्र हो, और हमारा मेंडल का बात ना हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे हम मेंडल के बारे में समझने वाले हैं। देखिए, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, यानी कि मेंडल के क्या है नियम, और मेंडल ने क्यों पी पे रिसर्च किया, ये सब अभी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। इससे पहले आपको बता देते हैं कि मेंडल्स का लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखिए, Mendel's laws explain how trait pass from parents to offspring through genes.
These laws were given by Roger Mendel. Roger Mendel after पी प्लांट एक्सपेरिमेंट। और पी कौन सा प्लांट था? पी प्लांट था हमारा, याद रखिए हमेशा, ये ये जो हमारा है, ये है गार्डन पी। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, आसान भाषा में समझ लेते हैं। मेंडल के नियम मेंडल के नियम बताते हैं कि कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जीन के द्वारा कैसे जाते हैं। यह नियम रोजर मेंडल ने पी प्लांट पर प्रयोग करके दिया। अब समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है एक भाषा में। तो ट्रेट मूव फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, मतलब जो पेरेंट्स क्या होता है, मान लो कि हमारे जो माता पिता से जो बच्चों में जाते हैं, क्या जाते हैं, तो जो जो ऑफस्प्रिंग से जीन ट्रांसफर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेट को मूव करना। ठीक, अब लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? तो डोमिनेंट एलील्स हाइड्स द रिसेसिव वन हेट्रोजाइगस स्टेट। अब ये आपको समझा देता हूं, इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होती है। जब दो विपरीत एलील साथ आते हैं तो F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट एलील दिखाई देता है। अब F1 जनरेशन क्या है? देखिए, टॉल ट्रेट, जैसे कि आपको डबल डबल कैपिटल टी देखने को मिल रहा है, इससे हम टॉल ट्रेट से समझते हैं। उसके बाद जो है डबल स्मॉल जो आता है, ठीक, इसे हम ड्वार्फ से समझते हैं। ठीक है, ड्वार्फ में क्या होता है? छुप जाएगा। अब हम समझते हैं लॉ ऑफ सिग्रेशन। लॉ ऑफ सिग्रेशन क्या होता है? तो द टू एलील ऑफ जीन सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन एंड ईच गैमेट्स गेट्स ओनली वन एलील। का मतलब क्या होता है? एक जीन एक जीन के दो एक जीन के एक जीन के दोनों एलिल्स गैमेट्स बनते हैं, समय अलग हो जाते हैं और हर गैमेट्स को एक एलील मिलता है। ठीक, पेयर ऑफ जीन सेपरेट्स, मतलब जीन को जोड़ी अलग होती है। जीन की जोड़ी जो है कहाँ आता है? ये, सॉरी, ये अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। चलिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? तो जीन्स फॉर डिफरेंट रेंट सॉर्ट इंडिपेंडेंटली। अब इसके बाद समझते हैं इंडिपेंडेंट कैसे, स्वतंत्र कैसे होता है। देखिए, अलग अलग जीन्स के एलियंस गैमेट्स फॉर्मेशन में इंडिपेंडेंटली अलग होते हैं। आसान भाषा में समझे तो डिफरेंट रेट असॉर्ट सेपरेटली, अलग अलग सीड कलर सीड शेप इंडिपेंडेंटली क्या होता है? अलग अलग होते हैं। इसका एफ टू फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 9:3:3:1। और ये भी समझेंगे कि क्या होता है फिनोटिपिक रेशियो और क्या होता है जीनोटाइप। ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे, तो इसलिए आप चिंता ना करें ये होता क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रही है। पहले हम समझते हैं मेंडल्स का क्या है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें अभी आपने समझा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सिग्रेशन यानी कि प्यूरिटी ऑफ जीन्स और गैमेट्स, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में समझा। ठीक है, तो इन्होंने रिसर्च किस पे किया था? पाइसम सेटिवम पे। ये साइंटिफिक नेम है किस चीज का? तो पी का। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? तो गार्डन पी पे किया था। अब देखिए, अब दो तरीके के पी इसलिए बोलना, फील्ड पी गार्डन पी अलग अलग होते हैं, इसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी फिलहाल समझते हैं कि इन्होंने इनकी सक्सेस, मतलब तरक्की जो की थी इन्होंने, जो एक्सपेरिमेंट, इसकी सक्सेस की क्या स्टोरी है, तो ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले आपको समझा दूं फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। देखिए, यहाँ लिख देता हूँ या फिर पहले वाले स्लाइड्स पे चलते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि ये आप समझोगे तो ही आगे कुछ लिख पाओगे। ठीक है, और सॉरी, चलिए, पहला है हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप ही फिनोटिपिक हो जाता है, तो कंफ्यूज ना हो। फिनोटाइप क्या होता है? देखिए, फिनोटाइप मींस द विजिबल कैरेक्टर और अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या कहेंगे? फिनोटाइप। मतलब फिनोटाइप का मतलब ऑर्गेनिज्म का बाहरी दिखाई देने वाला गुण को हम क्या कहते हैं? सॉरी, फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल पर टॉल प्लांट, ग्रीन सीड और येलो फ्लावर को हम क्या कहेंगे? फिनोटाइप। जो जो हम आसानी से इजिली हम देख सकते हैं, विजिबल होता है। ठीक, अब फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? फिनोटिपिक रेशियो जो होता है, फिनोटिपिक रेशियो का मतलब ऑफस्प्रिंग में दिखने वाले गुणों का अनुपात होता है।
जैसे कि क्या हो सकता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो सकता है, तो मोनो हाइब्रिड में क्या होगा, 3:1 होगा। और वही डाई हाइब्रिड में क्या होगा, 9:3:3:1 होगा। तो ये एक रेशियो है, अनुपात है, जो आपको लिखा जाता है, वो टेबल के अकॉर्डिंग ये सेट होता है, ठीक है, कि इतना मात्रा में इतना हमको देखने को मिल रहा है। वही जीनोटाइप हम समझ लेते हैं, तो एक्चुअल में जीनोटाइप होता क्या है, जीनोटाइप नाम से ही शायद आप समझ सकते हो जीनोटाइप का होता है। जीनोटाइप का मतलब ऑर्गेनिज्म का जीन कॉम्बिनेशन, एलील का बनावट होता है, ठीक है। मतलब जीनोटाइप मींस जेनेटिक मेकअप ऑफ एलील कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये है कि उदाहरण के तौर पे जीनोटाइप में क्या होते हैं ट्रेट्स, तो इसमें होते हैं डबल कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये जीनोटाइप में आते हैं, ठीक। तो इसलिए ऐसे काउंट किया जाता है। अगर हम उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं, तो देखिए जीनोटाइप मतलब कि जीन कॉम्बिनेशन होते हैं, फिनोटाइप की जो होता है विजिबल होता है कैरेक्टर्स, और फिनोटाइपिक में टॉल ड्वार्फ आते हैं। जीनोटाइप में आपको रेशियो जो मैंने अभी लिख के दिखाया है, ये डिनोट जो है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला होता है, वो होता है। जीनोटाइप में आप डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, और फिनोटाइपिक में आप डायरेक्टली विजिबल होता है, ठीक। याद करने के लिए आप कर सकते हैं देखिए मोनो हाइब्रिड जो होता है 3:1 होता है, और डाई हाइब्रिड 9:3:3:1 होता है डाई हाइब्रिड, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं आगे बढ़ के, जहां हम बात कर रहे थे वाई मेंडल सक्सीड। देखिए सफलता क्या है, तो मैं बताता हूं। मेंडल सफल हुए क्योंकि उन्हें सही प्लांट चुना, क्लियर क्लियर जो है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए, प्योर लाइन सिलेक्शन की, और एग्जैक्ट काउंटिंग की। अब मेंडल जो हमारे थे, जॉर्ज मेंडल, जो मैथ में अच्छे थे, स्टैट्स उनको आता था, ठीक है। वो एक दो जो ट्रेड्स को साथ में स्टडी करते थे, लार्ज सैंपल साइज को लिया, एक जो है एक ऐसा एक ऐसा गार्डन समझ सकते हैं, एक ऐसा एरिया समझ सकते हैं, जहां पे उन्होंने जो है इंडिपेंडेंटली क्या होता है, मतलब स्वतंत्र रूप से उन्होंने रिसर्च किया, मतलब इसके साथ साथ दूसरा कोई प्लांट नहीं लगाया गया था। हालांकि इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया था अलग अलग चीजों पे, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिला। सक्सेस मिला तो किस पे, तो पी प्लांट पे मिला, ठीक है, पाइशम सैटिवम पे मिला है। तो और क्या क्या है सक्सेस की, तो सबसे पहला है कि राइट प्लांट, राइट ट्रेट और एग्जैक्ट काउंटिंग की वजह से इनको सक्सेस मिला है। अब गार्डन पी को ही क्यों चुना, मंडल ने गार्डन पी पाइसम सैटिवम को इसलिए चुना क्योंकि इसमें स्पष्ट अपोजिट ट्रेड जो होते हैं वो छोटे लाइफ साइकिल के होते हैं, ज्यादा सीड्स और ज्यादा सेल्फ पोलिनेशन होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मटर जो होता है हमारा, पोर्ट्स जो होते हैं, वो कुछ रिंकल्स दिखते हैं, कुछ जूरी 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 जूरी, देखिए ये पोर्ट्स हैं। तो इन्होंने इन्होंने क्या किया, इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चुना, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। इसका लाइफ साइकिल ना बहुत कम होता है, और कम समय में इनको रिजल्ट जो है वो बेहतर देखने को मिलता है, ज्यादा दिन इनको टाइम नहीं लगाना होता है। और इसमें क्या है, इसमें सबसे खास बात क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन होते हैं इसके लिए, ठीक है। सेक्रेट क्या है हमारा, एब्सेंस ऑफ लिंकेज, द ट्रेड ही स्टडीज वेयर डिफरेंट क्रोमोजोम्स। व्हाट इज लिंकेज, लिंकेज क्या होता है, द जीन क्लोज टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोजोम इनहेरिट टुगेदर, ठीक है। तो एक साथ जो है वो क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, क्लोज दिखते हैं एक जीन में, ठीक। अब समझते हैं कि ट्रेट क्या होता है, ट्रेट यानी कि लक्षण, द ट्रेट ही स्टडीड, मतलब ट्रेट क्या होता है, ट्रेट मतलब लक्षण, लक्षण को कहते हैं ना, किसी का ऐसा लक्षण है, अच्छा वैसा लक्षण है। तो लक्षण को पढ़ना मतलब लक्षण को पढ़ा था, ट्रेट पौधे में दिखाई देने वाले गुण होते हैं, जैसे कि हाइट, सीड कलर, सीड शेप। सिंपल सा, आप ना किसी गार्डन में आप जाना, पहले भी आप जाते होगे, जब आप गार्डन में जाओगे ना, तो आप प्लांट्स को ध्यान से देखोगे, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो अब दो तीन चीज दिखेगी, या तो कोई पत्ते सूखे होंगे, पत्ते मुरझाए होंगे, किसी के पोर्ट्स खाली दिखेंगे, किसी के पोर्ट्स बड़े होंगे, मटर की बात कर रहा हूँ। तो आपको खुद ना खुद जो है वो वहां पे क्या होंगे, विजिबल होंगे, प्रॉब्लम्स विजिबल होंगे। तो ये भी एक तरीके से क्या है, फायदेमंद है। अब देखिए याद करने का आपको सिंपल सा आपको बता देता हूँ, जो भी मैंने आपको अभी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, आगे भी आपको देखने को मिलेगा ये। चलिए डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल का सक्सेस पढ़ेंगे, उससे पहले आपको समझा देते हैं, ये जो आपको
कैपिटल वाई और कैपिटल वाई और स्मॉल आर ऐसे जो दिख रहे हैं, ये इसका मतलब क्या होता है, कैसे याद करोगे? सबसे पहले आप दो तीन चीज लिख लो। देखिए, y इक्वल टू क्या होता है हमारा? y इक्वल टू येलो, येलो येलो सीड, ठीक है। और सॉरी, ये एक सेकंड बता रहा हूं अच्छे से, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ये कैपिटल वाई था और ये स्मॉल वाई है, ठीक है। स्मॉल वाई इक्वल टू ग्रीन, ग्रीन सीड, ठीक है। ये क्या होगा? रिसेसिव। और ये क्या होगा? डोमिनेंट, डोमिनेंट। और ये क्या होगा? रिसेसिव। देखिए, जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, एक बार जरूर कमेंट करें, क्योंकि मैं इतने मुझे नहीं पता, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बेहतर तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप खुद बताओगे। कैपिटल आर का मतलब होता है राउंड सीड, जिसे हम कहेंगे डोमिनेंट, डोमिनेंट। और वही स्मॉल आर का मतलब होता है रिंकल्ड। देखिए, राइटिंग बहुत खराब है, इस पे लिखने में नहीं बन रहा है। जो होता है रिसेसिव, जो छोटे वाले होते हैं वो रिसेसिव होते हैं, जो बड़े वाले होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और कलर का फॉर्मेशन, आप सॉरी, कलर जो आपको विजिबल देखने को मिल रहा है, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो इस तरीके से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। वही फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे 9:3:3:1 हुआ है, और ये इसका रीजन यही है। और कोई खास बहुत लंबा चौड़ा जो है इसका रीजन नहीं है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजली इसको समझ सकते हैं। अगर आपने ये समझ लिया, यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको जेनेटिक्स अब हार्ड नहीं लगेगा। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले, और प्लीज यहाँ तक आप देख लिए तो एक लाइक तो बनता है। देखिए, अब समझते हैं कि मेंडल का सक्सीड का हमने तो कारण समझ लिया है, लेकिन अब हमें क्या समझना है कि F1 जनरेशन का मतलब क्या होता है। तो F1 मींस फर्स्ट, फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट फिलेलियल जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन होता है, यानी कि पेरेंट के क्रॉस से बनने वाली पहली जनरेशन, पहली जनरेशन, पहली पीढ़ी कह सकते हैं, जिसे हम F1 के नाम से जानते हैं। वही F2 तो दूसरी हो गई। वही अगर हम बात कर लेते हैं कैपिटल वाई और कैपिटल आर एक्स, इस देखिए यहाँ पे लिख के बताता हूँ। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ठीक है। इसका मतलब इंटू स्मॉल वाई स्मॉल आर क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है ऑल येलो। F1 में आएगा तो क्या होगा? ऑल येलो राउंड सीड होगा। F2 रेशियो में आएगा तो इसका रेशियो क्या होगा? 9:3:3:1। तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, इतना अभी जानने की आपको जरूरत नहीं है कि एक्चुअल में फॉर्मेशन होता कैसे है, बनते कैसे, कैलकुलेशन क्या होता है, कि कितने कैलकुलेटिव आपको नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब समझ लेते हैं आगे, क्योंकि ये तो आपको मैंने बता दिया है कि डेविएशन, मेंडल का जो डेविएशन है क्या है, डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ, इसको हम समझते हैं, ठीक है। देखिए, इनकम्प्लीट क्या है, डोमिनेंस क्या है। तो सबसे पहले आपको डेविएशन समझा देते हैं। तो व्हेन इनहेरिटेंस पेरेंट डज नॉट फॉलो सिंपल डोमिनेंट रिसेसिव मेंडेलियन रेशियो, इट इज कॉल्ड डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ। जब इनहेरिटेंस पैटर्न सिंपल डोमिनेंट रिसेसिव मेंडल रेशियो को फॉलो नहीं करता है, उसे मेंडल्स लॉ का डेविएशन कहते हैं। समझ में आया डेविएशन क्या है? चलिए, अब हम समझते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई भी अलील पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं होता है, इसलिए हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग के बीच वाला ट्रेट दिखता है। ट्रेट क्या है? तो ट्रेट है लक्षण, ठीक। जैसे कि रेड फ्लावर इंटू व्हाइट फ्लावर इक्वल टू पिंक फ्लावर। ये आपको एग्जांपल इसलिए देकर के बता रहा हूं, ये है हिबिस्कस का फ्लावर। अगर आप हिबिस्कस के रेड फ्लावर के साथ व्हाइट फ्लावर के साथ अगर क्रॉस करोगे, मैं आपको समझाऊंगा कि ब्रीडिंग कैसे होती है। अगर क्रॉस करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा पिंक फ्लावर, ठीक है। मतलब इन दोनों को पेड़ को आप जोड़ दोगे अगर, तो इसमें से जो फ्लावर निकलेंगे वो पिंक फ्लावर निकलेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। चलिए, अब समझते हैं कोडोमिनेंस क्या होता है। कोडोमिनेंस आपको देखने को मिलते हैं ब्लड फैक्टर में, जैसे कि ग्रुप। तो समझिए,
को कोडोमिनेंस में दोनों एलील साथ में बराबर एक्सप्रेस होते हैं। बराबर बराबर कहने का मतलब ए और बी जो जुड़ेगा तो ए और बी कहलाएगा, ठीक है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं नहीं बता रहा हूं, ए और बी जुड़ेंगे तो ए बी कहलाएंगे। ये ग्रुप्स है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ए बी ब्लड ग्रुप जो है, आई ए आई बी, ए और बी दोनों ट्रेड साथ दिखते हैं, ठीक है। एपिस्टेसिस क्या होता है? एपिस्टेसिस और पेनिट्रेंस। एपिस्टेसिस पहले आपको बता देता हूं। देखिए एपिस्टेटिस, एपिस्टेटिस में एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशंस को दबाता है या फिर कंट्रोल करता है, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि मैनेजर का काम। और पेनिट्रेंस क्या होता है? तो पेनिट्रेंस का मतलब कितने इंडिविजुअल जीन का ट्रेट दिखाई देता है, मतलब इस कह सकते हैं सर्वेक्षण का काम करता है, देखने का काम करता है, ठीक है। चलिए तब मल्टीपल अलील समझ लेते हैं। मल्टीपल अलील और प्लिस्ट्रोफिज्म क्या होता है? मल्टीपल एलील जो होता है, व्हेन ए जीन हैज मोर देन टू एलील इन पॉपुलेशन इट इज कॉल्ड मल्टीपल एलील। आसान भाषा में समझे, जब किसी जीन के 200 मतलब जब किसी जीन के दो से ज्यादा एलील पॉपुलेशन में होते हैं उसे मल्टीपल एलील कहते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप देख सकते हैं, एबीओ एमएन ब्लड ग्रुप में आते हैं। अब प्लियोट्रोपी क्या होता है? तो प्लियोट्रोपी क्या है? प्लियोट्रोपी जिसे हम कहते हैं, तो ये प्लियोट्रोपी का मतलब एक जीन कोई ट्रेट का इफेक्ट करता है उसे हम प्लियोट्रोपी करते हैं। सिकल जो सेल जीन इफेक्ट करता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल शेप पे, और एनीमिया प्लस पेन आपको दिखाई देते हैं। ये एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। तो हम समझते हैं इनहेरिटेंस के बारे में कि इनहेरिटेंस क्या होता है क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव क्या होता है। इसे हम समझेंगे मोनोजेनिक के बारे में और पॉलीजेनिक के बारे में क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मोनोजेनिक है क्या। तो क्वालिटेटिव में मोनोजेनिक का मतलब क्या है? तो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस जब एक ट्रेट को सिर्फ एक जीन कंट्रोल करे उसे मोनोजेनिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि प्ली, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे पी प्लांट है, इसका जो हाइट है, ठीक है, टॉल या फिर ड्वार्फ, इसे हम क्या समझेंगे? इसको हम बोलेंगे मोनोजेनिक के रेफरेंस। अगर वही पॉलीजेनिक की बात कर लेते हैं तो पॉलीजेनिक जब एक ट्रेट को कोई जीन मिलकर कंट्रोल करे उसे पॉलीजेनिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन की हाइट, स्किन कलर को हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच में क्या डिफरेंस है। पहले क्वालिटेटिव ट्रेट क्या है? तो क्वालिटेटिव ट्रेट में जो क्लियर कैटेगरी में दिखे, जैसे कि टॉल शॉर्ट, वो डायरेक्ट हम देख सकते हैं ना नेक हाइट से, मतलब हमको पता चल जाता है डायरेक्ट डिफरेंस की कौन लंबा है कौन छोटा है, ठीक है। इसके हिसाब से तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव ट्रेट्स कहेंगे। यूजुअली मोनोजेनिक होता है। और वही क्वांटिटेटिव ट्रेट की बात कर लेते हैं तो जो रेंज में दिखे, जैसे कि हाइट कम से ज्यादा, स्किन कलर लाइट टू डार्क, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पोलोजेनिक, ठीक है, यानी कि क्वांटिटेटिव ट्रेट्स में कहेंगे। ये क्लियर हो गया। अब हम अगर एक शब्द में समझे तो एक जीन जो होता है वो क्वालिटेटिव में होता है और बहुत सारे जीन जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव में होता है। समझ गए? सिंगल या फिर एक से ज्यादा जो होते हैं वो क्वालिटेटिव ऐसे कह सकते हैं। जैसे सिंपल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे डिस्टिंक्ट क्लासेस है इसमें नहीं देखने को मिलते हैं, वही इसमें स्मूथ बेल कर्व आपको देखने को मिलते हैं। शॉर्ट से लेके टॉल तक एक वेरिएशन दिखता है पूरा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया कि पी फ्लावर का ऐसे कलर्स वगैरह हो सकते हैं, हाइट्स हो सकते हैं। अगर यही क्वांटिटेटिव की बात कर लेते हैं तो इसमें निल्सन्स का जो है व्हीट कर्नाल कलर जो है इसका एग्जाम्पल दिया गया है। कर्नाल क्या है? कर्नाल जो है डिजीज के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। इससे पहले कि हम बता दें कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग का डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री क्या है। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है इसमें? तो बेटर क्रॉप वैरायटी बनाना है जिससे हम हाई यील्ड ले सके, डिजीज रेसिस्टेंस और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, वही प्लांट ब्रीडिंग है। आइडियल क्रॉप आइडियोटाइप क्या होता है? आइडियल आइडियोटाइप क्या होता है? तो हम बात कर लेते हैं। ऐसे आइडियल प्लांट टाइप होते हैं जो ज्यादा यील्ड दे और इन्वायरमेंट में बेस्ट परफॉर्म करे। एग्जाम्पल के तौर पे शॉर्ट व्हीट प्लस मोर ग्रेन, ठीक है, मतलब छोटी हाइट हो किसका? व्हीट का, और ग्रेन्स ज्यादा हो इसमें, ठीक है। तो वो कहलाएगा आइडियल क्रॉप आइडियोटाइप।
क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है? क्लोनल सिलेक्शन के बारे में भी हम समझेंगे। अभी फिलहाल हम क्या समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या आता है। देखिए, डोमेस्टिकेशन से जर्म प्लास प्लांट इंट्रोडक्शन, मॉडर्न हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने समझा। गोल हमारा क्या था प्लांट ब्रीडिंग का? तो हायर यील्ड था, मतलब ज़्यादा जो है वो यील्ड हम ला सके, डिजीज रेसिस्टेंस हो, जिसमें डिजीज वगैरह कम लगे, चेंजेस इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, ये ऐसा है कि अगर जो लॉन्ग पीरियड में है उसे हम शॉर्ट पीरियड में ही क्या करें, हम फसलों को तैयार कर दें। विंटर हार्डीनेस जो होता है, मॉइस्चर सेल टोलरेंस हम बनाए, साथ में नॉन सेटरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए। अगर अगर मान लो कि जो छांव में ज्यादा होता है उसे भी हम ऐसा बना दें जिससे सेटर की जरूरत ना हो, ज्यादा खर्च ना हो। ये हमारा प्लांट ब्रीडिंग का गोल है और हिस्ट्री। एडवांस ब्रीडिंग फोर्सिंग वेरिएशन के बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, एडवांस ब्रीडिंग फोर्सिंग वेरिएशन में म्यूटेशन ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी, वाइल्ड हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो यहाँ देखिए, म्यूटेशन ब्रीडिंग जो है, यूजिंग फिजिकल रेडिएशन और केमिकल एजेंट टू इंड्यूस सडन जेनेटिक चेंजेस। रेडिएशन या फिर केमिकल एजेंट को यूज करके जो सडन जेनेटिक चेंजेस क्या आता है उसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा, ड्वार्फ वीट, एटोमीटा राइस की बात कर लेते हैं, वो इसमें देखने को मिलता है। ठीक, वही पॉलीप्लॉइडी की बात करें, जब प्लांट में दो से ज्यादा क्रोमोसोम सेट्स 3n या 4n है, ठीक है, 2n 4n हो तो पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। इसमें साइज यील्ड बढ़ सकती है। ठीक है, और वही है हाइड वाइड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, वाइड में तो दो डिफरेंट स्पीसीज या डिस्टिंक्ट वैरायटी को क्रॉस करके यूजफुल ट्रेट लाना, उसे वाइड हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वीट और राई, जैसे यहाँ लिखता हूँ, जैसे कि वीट, वीट इंटू राई। राई मतलब जो सरसों वाली राई होती है वो, तो टिटिकल बनते हैं, ट्री टिकैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पोलिनेशन के सिस्टम के बारे में। क्या होता है पोलिनेशन सिस्टम? वो पोलिनेशन सिस्टम, ब्रीडर्स फ्रेमवर्क क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड क्या होता है, क्रॉस पोलिनेटेड क्या होता है, एसेक्सुअल क्या होता है। तो सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि एक्चुअल में पोलिनेशन सिस्टम काम कैसे करता है और क्या है इसका फ्रेमवर्क। चलिए डायग्राम को अभी हम देख के समझते हैं, उससे पहले आपको बता देते हैं कि पोलिनेशन सिस्टम क्या होता है। तो प्लांट में पोलन एंथर से स्टिग्मा तक कैसे जाता है, यही पोलिनेशन सिस्टम कहलाता है। मान लो कि ये आपको देखने को मिल रहा है ये फिगर, ठीक है, यहाँ जो स्टेमन स्टिग्मा तो जानते हैं, फ्लावर को डाइसेक्ट करके आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको वेरी वेल आपको पता होगा कि कौन सा एंथर होता है, कौन सा स्टिग्मा होता है, कौन सा पीटल होता है, ये आपको पता होगा। तो देखिए, आपको बताया कि पोलन एंथर जो है, इसको बोलते हैं पोलन एंथर, जो ऐसा बना हुआ रहता है। ठीक है, पोलन एंथर जो होता है से स्टिग्मा तक कैसे पहुंचाना है, स्टिग्मा मतलब मेल टू फीमेल कैसे पहुंचाना है, उसे हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। और पोलिनेशन कई तरीके के होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे और फिगर में देखने को मिल रहा है, ये है बी। ठीक है, बी कहो, हनी बी कहो। इसके साथ साथ एयर के थ्रू भी जाता है, बटरफ्लाई के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो ये मोड ऑफ द पोलिनेशन हो जाएगा। तो ये मैं उतना नहीं बताऊंगा, आपको पता होगा कि कैसे कैसे पोलिनेशन होता है। मैं आपको बताता हूँ कि ब्रीडर्स का फ्रेमवर्क क्या है। ब्रीडर का फ्रेमवर्क मतलब क्रॉप की मेटिंग सिस्टम देखकर ब्रीडिंग मेथड चूज करना। जैसे हम सेल्फ क्रॉप में, प्योर लाइन क्रॉस क्रॉप में हाइब्रिड ब्रीडिंग कहते हैं। मतलब ब्रीडिंग का प्लानिंग सिस्टम, जैसे कि मान लो कि अगर आपने कोई क्रॉप लगाया है, ठीक है, मान लो कि आपने क्या लगाया है, आपने लगाया है सनफ्लावर। ठीक है, आपने सनफ्लावर लगा दिया है, या फिर आपने लगा दिया है सरसों। तो आपको पोलिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पैदावार चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हनी बी या फिर ऐसे ऐसे एरिया में आपको लगाने पड़ेंगे जहां पे इसकी रेयरिंग की जाती है, या फिर आप खुद भी रेयरिंग कर सकते हो। दो जैसे होते हैं, दो चीजों का मुनाफा, एक तो सरसों भी आपका निकल जाएगा और दूसरा आपका बी से हनी बी भी निकल जाएगा। मतलब आप शहद का भी मजा ले लोगे और सरसों के तेल का भी मजा ले लोगे। तो इससे क्या होगा, क्या फायदा रहा आपका?
फायदा यही रहा कि आपकी पोलिनेशन रेट हाई होगी और हाई अमाउंट ऑफ मतलब यील्ड जो है वो ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसके लिए हम ऐसा करते हैं। अब समझते हैं सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पोलिनेटेड, ठीक है, ऑटोगैमी को हम समझते हैं क्या होता है। तो जब सेम फ्लावर सेम प्लांट का पोलन उसी प्लांट के स्टिग्मा पर जाए, उसे हम सेल्फ पोलिनेटेड कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है, तो ये राइस में, व्हीट में और पी में, ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स हो गए। ठीक है, मतलब इसको आ, आप मतलब कह सकते हैं कि इसको एक्सटर्नल ये फैक्टर्स की जरूरत, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा कोई ऐसा कोई एजेंट की जरूरत नहीं है आपको पोलन पहुंचाने की। ठीक है, एजेंट इसको हम कहेंगे बी को, या फिर जो भी एक्स्ट्रा जो हमारे फ्लाइज वगैरह होती हैं उसकी। क्रॉस पोलिनेटेड क्या होता है, जब एक प्लांट का पोलन दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाए उसे हम क्रॉस पोलिनेटेड कहते हैं। एग्जाम्पल मेज, सनफ्लावर, मस्टर्ड। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक प्लांट ये हो गया, दूसरा प्लांट ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। ठीक है, तो इसके इसके पोलेन फीमेल के स्टिग्मा में गया, इसे हम कहेंगे क्रॉस पोलिनेटेड। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। सेल्फ पोलिनेटेड खुद हो जाता है, सेल्फ मतलब खुद, ठीक है, एक ही प्लांट में हो जाता है, और क्रॉस मतलब दूसरे प्लांट की जरूरत होती है क्रॉस के लिए। ठीक है, अब आता है एसेक्सुअल। अब एसेक्सुअल क्या होता है, देखिए, जब प्लांट सीड के बिना वेजिटेटिव पार्ट्स सिस्टम, देखिए जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बताया था पहले, अगर आपने हॉर्टिकल्चर का कुछ बेसिक्स पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा। एसेक्सुअल ये होता है कि जब प्लांट सीड के बिना वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि स्टीम, ट्यूबर, शक्कर वगैरह को यूज करके अगर लगाए जाते हैं तो उसे एसेक्सुअल प्रोपागेशन कहते हैं। जैसे कि पोटैटो, शुगर केन, बनाना, ये सब आप ले सकते हैं। या फिर अगर फ्लावर में कहें तो आप इसको रोज को ले सकते हैं, बोगनविलिया वगैरह को ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ब्रीडिंग मेथड इन फील्ड क्रॉप्स। तो क्या है ब्रीडिंग मेथड इन फील्ड क्रॉप्स? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स, एसेक्सुअल, क्लोनल, जर्मप्लाज्म, क्या है? तो आपको तो अभी बताया है कि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स क्या होता है। इसमें प्योर लाइन सिलेक्शन होता है, प्रोगेनी ऑफ ए सिंगल होमोजोगस प्लांट, मतलब एक ही प्लांट में आपको क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो सेल्फ पोलिनेटेड होता है। सेल्फ मतलब खुद से जो है पोलिनेशन हो जाता है। क्रॉस पोलिनेटेड में आपको मेल और फीमेल की जरूरत होती है, मतलब इसमें आपको एक एजेंट चाहिए होता है क्या, ट्रांसफर करने के लिए पोलन। ठीक है, अलग अलग पेरेंट जो होता है। और वही एसेक्सुअल में आपको बताया, जैसे कि वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं, जो हमारे स्टिम्स वगैरह, लिप्स वगैरह जो आपको देखने को मिलता है, वो वेजिटेटिव कह सकते हैं, या फिर एसेक्सुअल कह सकते हैं, दोनों आप कह सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि क्या होता है जर्म प्लाज्म और प्लांट के बारे में। ठीक है, जर्म प्लाज्म एक्चुअल में क्या है, तो जर्म प्लाज्म का मतलब होता है जीन्स का कलेक्शन, ब्रीडिंग मटेरियल स्टॉक करना, जिसे हम कहते हैं फ्यूचर ब्रीडिंग के लिए सेव किया जाता है, उसे हम जर्म प्लाज्म कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में क्या है, तो सीड बैंक में, जैसे कि राइस वैरायटी का कलेक्शन, मतलब समझिए कि कोई फसल हमने 2026 में लगाया है, उसका सीड हमने इकट्ठा किया है, इसको ट्रीट किया है, और देन उसको फ्यूचर 2027 या 2030 तक हमें यूज करना है, तो इसे हम कहाँ रखेंगे, इसे रखेंगे सीड बैंक में, इसे हम जर्म प्लाज्म कहेंगे। एक तरीके का स्टोर्ड होता है, जिससे हम एक अच्छे वातावरण, मतलब अच्छे टेम्परेचर में, एक न्यूनतम हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं ताकि खराब ना हो। इसमें ट्रीटमेंट देते हैं, केमिकल्स वगैरह भी दिया जाता है ताकि उसे क्या किया जा सके, उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब समझते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। क्या होता है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी? तो आपको भी बता दे रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे प्लांट जो है वो लैब में तैयार होते हैं, लेकिन सुना होगा, लेकिन होते कैसे हैं इसके बारे में अभी हम समझेंगे विस्तार में। ठीक है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसको आसान भाषा में समझने से पहले आपको बता देता है इसका डिफिनीशन क्या है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी प्लांट की जीन्स, सेल्स, टिश्यूज का यूज करके नई और बेहतर फसल बनाना, पौधों को कोशिका उत्तक तरीके से
मतलब डीएनए का उपयोग करके इम्प्रूव प्लांट्स बनाना को कहते हैं। आसान लाइन में कहें तो ये टेक्नोलॉजी प्लांट्स को डिजीज रेसिस्टेंस, हाई यील्ड और फास्ट ग्रोइंग बनाती है। जैसे कि बीटी कॉटन इंसेक्ट रेसिस्टेंट क्रॉप हो गया, टिश्यू कल्चर बनाना जैसे कि सेम हेल्दी बनाना प्लांट्स बना दिया, गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए रिच होती है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो प्लांट है उसको मान लो कि खतरा है किसी इंसेक्ट पेस्ट से, बार बार लग जा रहा है, उसको हम क्या करेंगे, उससे रेसिस्टेंट बनाएंगे ताकि इन फ्यूचर्स जो है हम क्या कर सके, इसे हम अच्छा बना सके। इसे लैब में हम ट्रीटमेंट्स देते हैं। ट्रीटमेंट्स कैसा कैसा होता है, इसमें हम लैब को एक फेवरेबल टेम्परेचर, एक फेवरेबल कंडीशंस में इसको तैयार करते हैं। लैब से जाता है हमारा कहाँ, लैब से हमारा आता है नर्सरी, नर्सरी से जाता है हमारा फील्ड में। ठीक है, इसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के बारे में अभी हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, हम कोड को समझते हैं, डीएनए और आरएनए को, मतलब माइटोसिस और मियोसिस को अच्छे तरीके से समझते हैं। हमारा सुपीरियर जो क्रॉप होता है, हम जेनेटिक वेरिएशन के बारे में समझते हैं। जो मेंडेलियन का जेनेटिक सिलेक्शन था उससे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि कौन सा शॉर्ट हो सकता है, कौन सा ड्वार्फ हो सकता है, वैरायटी क्या हो सकता है, क्या टॉल वैरायटीज होगी उसके बारे में समझेंगे, वेरिएशन समझ लेंगे, म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी, ये सब चीजें। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं सिलेबस के बारे में। ये सिलेबस तो हमने पढ़ लिया है, आपको लग रहा हो कि दोबारा से हम सिलेबस क्यों डिस्कस कर रहे हैं। जो आपने अभी तक पढ़ा है, अभी तक के क्लास में जो आपने पढ़ा है, वो सब क्या था, वो एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस था। ठीक है, जो कि किस चीज का था, आईसीएआर का, यानी कि सीयूईटी का। ठीक है, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। कहने का मतलब एग्जाम सिर्फ आप उतना ही पढ़ के अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, सब कुछ कवर नहीं कर सकते। आपको बेसिक्स की जरूरत है, बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप खुद से भी दिमाग लगाकर बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं। ये आउट ऑफ द सिलेबस मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ। डीएनए और आरएनए के क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ चीजें पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो उस चीजों को मैंने स्किप किया है। ग्लिचेज कोड के बारे में समझेंगे, क्या क्या होता है एवोल्यूशन, क्या होता है म्यूटेशन, जेनेटिक डिक्शनरी क्या है, क्रॉसेस वगैरह क्या है, मेंडल्स के लॉ हमने पढ़ चुके हैं तो इसको हम स्किप करेंगे। इनहेरिटेंस, मोनोजेनिक और पॉलीजेनिक ये भी हमने पढ़ लिया है। अब बिल्डिंग करेंगे बेटर क्रॉप प्लांट ब्रीडिंग बायोटेक के बारे में, और फिर लास्ट में हम समझेंगे इसके फ्रेमवर्क के बारे में, मतलब जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों के बारे में कि क्या रिसर्च हुआ था और एग्जाम के ओरिएंटेड बेस में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो हम पहले जेनेटिक मटेरियल समझ लेते हैं। हमने शायद आपको ध्यान नहीं होगा, हमने वीडियो के स्टार्ट में ही पढ़ा है, अगर अभी तक आपने नोटिस किया होगा तो हमने इन चीजों को पहले ही बता दिया है कि क्या होता है एक्चुअल में ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको कोशिका जो है यानी कि सेल कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको प्लांट के सेल में ये देखने को मिलेगी, कोशिका, न्यूक्लियस, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। ठीक है, इसके बाद क्रोमैटिन, उसके बाद क्या बनता है, हिस्टोन प्रोटीन बनाता है, और ये डीएनए का ही पार्ट है। जुड़ जुड़ के आरएनए क्या करता है काम, आरएनए डीएनए मिलके प्रोटीन को क्या करता है, क्रोमैटिन हेल्प करता है और ऐसा बनाता है। तो ये हमने बात पहले कर लिया था, इसको याद करने के लिए मैं अब दोबारा से ये स्लाइड्स को यूज किया हूँ, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब समझ लेते हैं क्या होता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है। ठीक है, देखिए पहले न्यूक्लियोसाइड समझते हैं। न्यूक्लियोसाइड में सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस होता है, और ये होता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, और वही न्यूक्लियोटाइड की बात कर लेते हैं, तो इसमें सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इसमें न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आसान भाषा में समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड में आपको एडेनोसिन, एडेनिन और राइबोस देखने को मिलता है, ग्वानिन, ग्वानोसिन, ग्वानिन और राइबोस देखने को मिलता है। वही न्यूक्लियोसाइड में हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पे एएमपी यानी कि एडेनिन, राइबोस और फॉस्फेट देखने को मिलता है, एटीपी, एडोनेसिन, थ्रायोस्फेट देखने को मिलता है। ठीक है, थ्रायोफॉस्फेट। तो ये हमारा बन जाता है क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं चार्गप्स रूल क्या है, प्यूरिन्स पैराडिमीन क्या है, 1:1 रेशियो क्या है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, हम पहले बेसिक पेयर के बारे में समझ लिया है कि क्या होता है। फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ये हमारा क्या है, ये हमारा भाई डीएनए है। ठीक है, डीएनए है, ये होता है डीएनए। डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसे हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, डबल हेलिकल। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए। वही सिंगल स्ट्रैंड जो होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आरएनए। ठीक है, आरएनए। तो इस चीज से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ चारगप्स रूल में चार रूल है, ये हम समझा देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन, डीएनए में हमेशा ए इक्वल टू टी होगा। ठीक है, जैसे कि डबल बॉन्ड आपको देखने को मिला, अभी मैंने बोला डबल बॉन्ड होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ए प्लस टी जो है आपको डीएनए में हमेशा देखने को मिलेगा, जी इक्वल टू सी देखने को मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड में। यानी कि एडेनिन की मात्रा थाइमीन के बराबर और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होता है। इजी लाइन में समझे तो डीएनए में बेसेस हिग्स पेयर में बनते हैं। वही प्यूरिन क्या है, तो प्यूरिन डबल रिंग बेस होता है जिसमें एडेनिन ए और जी पाया जाता है। ये एडेनिन है और जी क्या हो गया, ग्वानिन हो गया। ठीक है, पैरिमिडीन क्या होता है, जिसमें थाइमीन और साइटोसिन पाया जाता है, साइटोसिन। ठीक है, ये हमारा थाइमीन हो गया और ये हमारा साइटोसिन हो गया। दो अलग अलग मिल करके क्या बनाते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं बस। और 1:1 रेशियो क्या हुआ, मतलब प्यूरिन प्लस पैरिमिडीन को कहते हैं 1:1 रेशियो, यानी ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स। ये हमने पहले भी बात कर लिया है कि क्रोमोजोम्स के क्या स्ट्रक्चर्स है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात करी है। लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि ये जो है क्रोमोजोम्स का स्ट्रक्चर है, जिसे बीच वाले को हम कहते हैं सेंट्रोमियर, जो कि कंस्ट्रक्शन पॉइंट होते हैं क्रोमेटिडिन ज्वाइनिंग होते हैं। टेलोमियर क्या होता है, प्रोटेक्टिव टर्मिनल एंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया होते हैं। क्रोमेटिडिन क्या होता है, जो आइडेंटिकल आर्म्स होते हैं, रेप्लिकेटेड होते हैं क्रोमोजोम से, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड कहते हैं। टेलोमियर जो होता है वो प्रोटेक्टिव टर्मिनल इंड्स कहलाता है, ये दोनों साइड आपको देखने को मिलता है। वही क्रोमोनियामा क्या है, क्रोमोनिया, तो आपको बता देते हैं कि ये जो होता है क्वाइल्ड इंटरनल थ्रेड, थ्रेड मतलब जैसे इसके अंदर जो आपको ये रस्सी नुमा जो चीजें देखने को मिलती है, मतलब धागा नुमा, उसे हम कहते हैं क्रोमोनिमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझ लेते हैं क्रोमोसोम का टाइप्स। तो ये हम पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता दे रहे हैं कि एक्चुअल में कैसे कैसे शेप बनता है, क्योंकि पहले हमने बताया था स्ट्रक्चर्स के बारे में, और यहाँ पे आपको हम शेप बता देते हैं कि सेंट्रोमियर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। इसे कहते हैं हम सेंट्रोमियर, जो सेंटर पे प्रेजेंट होता है। तो ये धीरे 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 आकार चेंज हो जाता है। मेटासेंट्रिक में बीच में देखने को मिलता है, सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक में ऊपर की तरफ ज्यादा देखने को मिलता है। वही टेलोसेंट्रिक में सिर्फ एक जगह देखने को मिलता है और उसका टेल्स नीचे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका शेप कैसा कैसा है, शेप याद करने के लिए आप ध्यान देंगे, सेंट्रोमियर में भी शेप बनते हैं, और वही सब मेटासेंट्रिक में आपको एल शेप देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, एक्रोसेंट्रिक में शेप जे देखने को मिलता है, और टेलीसेंट्रिक में शेप आई देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में, यानी कि गुणसूत्र विघटन के बारे में। न्यूमेरिकल चेंजेस कहाँ देखने को मिलते हैं, तो नॉर्मल ह्यूमन में 46 सेट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर होते हैं। ठीक है, 23 पेयर मतलब 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स। जैसे कि एनिप्लॉइडी लॉस होता है, मोनोसोमिक में आपको 2n -1 देखने को मिलता है, लैकिंग ऑफ वन सिंगल क्रोमोसोम फ्रॉम सेट, एक सेट जो होता है वो हट जाता है, मोनोसोमी की बात कर रहे हैं। वही ट्राइसोमी की वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है इसमें। ठीक है, और वही न्यूक्लियोसोमिक में क्या हो जाता है हमारा, इसमें 2n-2, कंप्लीट पेयर इज एंटायरली मिसिंग, पेयर ही मिस होता है, मतलब दो को हम एक पेयर कहते हैं। जैसे कि मान लो कि हम खरीदने जा रहे हैं कहाँ, जैसे कि कभी आपने शू वगैरह या कह सकते हैं कि फुटवेयर कभी खरीदने गए हैं आप,
सही तरीके से नहीं बना पा रहा हूँ, फिर भी जस्ट से आपके लिए बनाने के लिए, मतलब समझने के लिए मैंने बना दिया है ऐसे। मान लो कि ये मैंने शूज बना दिए हैं, ठीक है। तो जब भी आप शूज लेते हो, क्या आप एक पैर का लेते हो? आप हमेशा क्या लेते हो? आप पेयर लेते हो ना, यानी कि दोनों पैर का। तो जब दो होगा तो एक पेयर कहलाएगा। पेयर जो होता है वो क्या होता है? दो पेयर होता है। तो यहाँ पे पूरा पेयर ही मिसिंग, अगर दो मिसिंग हो तो हम बोलेंगे कि एक पेयर ही मिसिंग है। और एक पेयर एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है कहाँ पे? तो यहाँ टेट्राजोमी में पेयर क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन मोनोजोमिक विथ न्यूक्लियोजोमिक। यहाँ पे आपको 2n1 माइनस देखने को मिल रहा है और 2n2 माइनस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं बेसिक जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। अब क्या है बेसिक जेनेटिक टर्मिनोलॉजी? अब ये तो आपको मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूं। इससे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि टर्मिनोलॉजी क्या होता है जेनेटिक्स में। जीन क्या है, एलील क्या है और गैमेट्स क्या है। तो ये सब आसान चीजें हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से आपको जाननी चाहिए, बेसिक्स है। और ये जानेंगे तभी आपको जेनेटिक्स क्या लगेगा? आसान लगेगा, नहीं तो आपको क्या लगेगा? हार्ड लगेगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं बेसिक जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स मैंने आपको बता दिया है कि जेनेटिक्स होता है क्या है। सबसे पहले जेनेटिक्स का हम जीन को अलग कर लेते हैं, और यहाँ पे जीन देखने को मिल रहा है। तो जीन होता क्या है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है? तो जेनेटिक्स में बेसिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि जीन, अलील, गैमेट्स, जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है। इसी लाइन में समझे तो जेनेटिक की लैंग्वेज में हम उसे स्पेशल वर्ड्स जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये टर्म है। समझते हैं जीन। तो जीन डीएनए का स्मॉल फंक्शनल पार्ट होता है जो किसी ट्रेट की इंफॉर्मेशन रखता है। ट्रेट मतलब क्या होता है? आपको पहले भी बताया है। ट्रेट लक्षण, ठीक है। जीन स्मॉलेस्ट फंक्शन पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जैसे कि प्लांट हाइट में जीन में क्या होता है? टॉल, शॉर्ट के बारे में हम समझते हैं। सीड कलर के बारे में हम येलो, ग्रीन कलर समझते हैं। तो ये क्या होता है? सब कुछ जीन पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है अलील। अलील क्या होता है? एलील जो होता है अल्टरनेटिव फॉर्म का जीन होता है। अब इसमें होता क्या है? तो एलील सेम जीन के डिफरेंट फॉर्म्स वेरिएशंस होते हैं। एक जीन में अलग अलग रूप में एलील कहलाते हैं। हाइट के मतलब हाइट जीन के एलील्स होते हैं, जैसे कि टी, कैपिटल टी इक्वल टू टॉल, स्मॉल टी इक्वल टू ड्वार्फ, ठीक है। इस तरीके से आप एलील को समझ सकते हैं। गैमेट्स क्या है? तो गैमेट्स का डिफिनेशन है, गैमेट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर सेक्स सेल्स, जैसे कि मेल गैमेट्स पोलन स्पर्म और फीमेल गैमेट्स एक ओव्यूल से हम समझते हैं। गैमेट्स वही कहलाता है जिसे हम सेक्स यूनिट्स के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। जैसे कि मेल में क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म होते हैं और वही टेस्टिस में पाए जाते हैं। वही फीमेल में ओवम होते हैं, ओवरी में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ जेनेटिक क्रॉसेस। टाइप्स ऑफ जेनेटिक क्रॉसेस में बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और टॉप क्रॉस क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। ये भी बेसिक्स है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। पहले भी आपको मैंने बता दिया है कि क्या होता है F1 हाइब्रिडाइजेशन, F2 क्या होता है, F1 कैसे काउंट। तो फर्स्ट जनरेशन को हम क्या कहते हैं? F1 कहते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, F1 क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन होता है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कहलाता है F1। वही F2 हो गया तो सेकेंड जनरेशन कहलाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बैक क्रॉस क्या होता है, ठीक है। तो जब F1 हाइब्रिड को उसके किसी एक पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाता है उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? F1 इंटू पेरेंट, ठीक है। यहाँ लिखा है ना, F1 हाइब्रिड इंटू एनी पेरेंट, जो कि डोमिनेंट और रिसेसिव होगा। मेनली यूज टू डेवलप डिजीज रेसिस्टेंस। डिजीज रेसिस्टेंस के लिए हमें यूज किया जाता है क्या? बैक क्रॉस, ठीक है। हाइब्रिड को फिर से उससे पेरेंट के साथ क्रॉस करना ही बैक क्रॉस कहलाता है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? तो टेस्ट क्रॉस में आपको मैं समझा दे रहा हूं एक्चुअल में होता क्या है। जब F1 या डोमिनेंट फिनोटाइप वाले प्लांट को होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। यह जीनोटाइप पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपको बताया था जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, इसके बारे में भी बताया है, F1 के बारे में भी बताया है। तो सब कुछ याद रहना चाहिए। क्या होता है रिसेसिव, क्या होता है डोमिनेंट, इसके बारे में बताया है। और समझते हैं कि टॉप क्रॉस क्या है। तो देखिए, टॉप क्रॉस मोस्टली बैक क्रॉस जैसे यूज होता है, स्पेशली प्लांट ब्रीडिंग में। जब जब सिलेक्टेड लाइन इज क्रॉस विद ए स्टैंडर्ड टेस्टेड पेरेंट उसे हम
टॉप क्रॉस कहते हैं, ठीक है। मतलब एक स्टैंडर्ड एक सिलेक्टेड लाइन पे किया जाता है, उसे हम टेस्टर या फिर पेरेंट से उसे हम टॉप क्रॉस कहते हैं, ठीक। अब मास्टर सीट समझ लेते हैं। जीन इंटरेक्शन रेशियो के बारे में आपको मैंने बताया था कि क्या होता है फिनोटाइपिक रेशियो, 9:3:3:1 क्या होता है, कंप्लीट जीन एक्शंस में कितने रेशियोज देखने को मिलते हैं। तो ये अभी उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस टर्म है। लेकिन आपको ये बता देता हूँ कि याद करने के लिए कि सप्लीमेंट्री जीन एक्शन कितना होता है, 9:3:4 होता है, एक रेशियो है। इनहिबिटरी जीन एक्शन 13:3 होते हैं। मास्किंग जीन एक्शन 12:3:1 होते हैं। पॉलीमेरिक जीन होता है 9:6:1। और ये सब जो आपको रेशियो देखने को होता है एक टेबल फॉर्म से ही कैलकुलेट किया जाता है, तो ये कैलकुलेटिव है। आपको तब पता चलता है जब आप कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। अब समझते हैं म्यूटेशन क्या है, सडन ग्लीच क्या है प्रोसेस म्यूटेशन, कॉज म्यूटाजेन क्या है, और द विक्टिम म्यूटेंट क्या है। तो पहले तो आपको नॉर्मल डीएनए के बारे में बताया था, अब म्यूटेंट डीएनए के बारे में हम समझाएंगे कि नॉर्मल डीएनए क्या होता है और म्यूटेंट डीएनए क्या कहलाता है, इसके बारे में हम समझ लेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन होता क्या है, तो सबसे पहले बता देते हैं कि डीएनए या फिर जीन सीक्वेंस में जो सडन परमानेंट चेंजेस को म्यूटेशन कहते हैं। सडन परमानेंट चेंजेस को म्यूटेशन कहते हैं, मतलब डीएनए, ठीक है। ये डीएनए है, इसमें हम चेंजेस लाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे, ठीक है। म्यूटेशन। अब हम समझते हैं कि क्या होता है प्रोसेस म्यूटेशन, ठीक है। देखिए, जैसे कि आपको सडन ग्लिच पहले आपको समझा देते हैं, फिर हम चलते हैं वहां पे, ठीक है। सडन ग्लिच क्या होता है, आसान भाषा में समझे तो जैसे मोबाइल सॉफ्टवेयर में अचानक बग आता है, उसे हम डीएनए में अचानक चेंजेस कहते हैं, उसे म्यूटेशन कहते हैं। वही सडन ग्लिच इसे ही कहते हैं। जैसे मान लो कि एक इजी लैंग्वेज में म्यूटेशन को डीएनए का सडन ग्लिच या फिर सडन चेंजेस बोल सकते हैं, मतलब अचानक से कुछ गड़बड़ी दिक्कतें देखने को मिलती है, उसे ग्लिच कहते हैं। सडन मतलब अचानक से होता है, ठीक। अब समझते हैं प्रोसेस म्यूटेशन क्या होता है। प्रोसेस म्यूटेशन मतलब प्रोसेस म्यूटाजेनेसिस यानी कि म्यूटेशंस होने की प्रोसेस, जब डीएनए बेसेस में चेंजेस होते हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मतलब बेस रिप्लेस हो जाते हैं, डिलीशन यानी कि बेस हटना, या फिर इंसर्शन यानी कि बेस जुड़ना, उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन प्रोसेस कहते हैं। मतलब प्रोसेस जो चल रहा चीजें हैं उसे हम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और वही हम कॉज कॉज और म्यूटाजेन क्या होता है, तो जो फैक्टर म्यूटेशन कराते हैं उन्हें म्यूटाजेन कहते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूटाजेन जैसे कि फिजिकल म्यूटाजेन होता है, एक्सरे, गामा रे, यूवी रेज, ये सब क्या होता है, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन का पार्ट है जो कि फिजिकल म्यूटाजेन होता है। वही केमिकल म्यूटाजेन की बात करते हैं तो ईएमएस, नाइट्रोज एसिड और मस्टर्ड गैस होते हैं। वही बायोलॉजिकल म्यूटाजेन में सम वायरसेस और ट्रांसपोन्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता देते हैं, इजी लाइन में आप कह सकते हैं म्यूटेशन कराने वाला एजेंट को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं म्यूटाजेन, ठीक है। वही अब समझते हैं द विक्टिम म्यूटेंट। म्यूटेंट क्या होता है, वाइल्ड टाइप वर्सेस म्यूटेंट क्या है, तो शायद आपने म्यूटेंट के बारे में समझा होगा। म्यूटेंट होता क्या है, तो देखिए म्यूटेशन ब्रीडिंग में यूजफुल कराने के लिए जो चीजें हैं आपको मैं बता देता हूँ। एक्चुअल में म्यूटेंट जो है, विक्टिम विक्टिम जो है वो क्या है, ठीक है। देखिए, आपको यहाँ देखने को मिला द ऑर्गेनिज्म डिस्प्लेइंग द म्यूटेशन, उसे हम म्यूटेंट कहते हैं। मतलब जहां हमें म्यूटेशन दिखती है, जो ऑर्गेनिज्म दिखाती है, जैसे कि जेनेटिक में विक्टिम म्यूटेटेड नाम का स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, इसलिए हम शायद इसे हम स्पेलियोटाइप कह सकते हैं, जैसे कि विएबल म्यूटेंट कह सकते हैं, जो म्यूटेंट सरवाइव कर सकता है या फिर विजिबल हो, जो दिखाया जाता है ट्रीट को, उसे हम कहेंगे, ठीक। अब समझते हैं प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स के बारे में। तो अभी आपको बताया कई चीजें, तो शायद आपको ये चीजें जो है वो कंफर्म हो गई होगी कि क्या होता है क्लोनल सिलेक्शंस, क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग। तो आपको प्लांट ब्रीडिंग तो पहले बताया है, लेकिन आपको बताते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपागेटेड क्रॉप्स जो होते हैं ऑफस्प्रिंग और आइडेंटिकल क्लोन्स होते हैं। मतलब वेजिटेटिव आपको बताया था, जिसे हम वेजिटेटिव को क्या कहते हैं, सेक्सुअल नहीं कहते हैं, उसे हम कहेंगे एसेक्सुअल।
एसेक्सुअल यानी वेजिटेटिव, ठीक है। वेजिटेटिव में क्या होता है, या तो हम लीफ स्टेम, ठीक है, लीफ स्टीम्स वगैरह या फिर ब्रांचेस कह सकते हो, स्टीम ही कह लिया है, ठीक है, ब्रांचेस ले सकते हो। तो जो ये कटिंग ग्राफ्टिंग लेयरिंग जो आपको देखने को मिलता है, वो यहाँ पे आपको क्लोनल सिलेक्शन मिलता है, मतलब हूबहू क्लोन तैयार करना। मान लो कि एक रोज का प्लांट है, वहां से कटिंग लिया आपने और फिर दूसरा रोज का प्लांट आपने लगाया, तो हूबहू एक दूसरे का देखने को आपको मिलेगा, मतलब जैसा पहले प्लांट था वैसा ही सेम देखने को मिला, उसे हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। कभी भी आपको कलम लगाना हो, कलम कहने का मतलब है कि कभी भी आपको प्रोपागेशन करना हो, ठीक है, तो आप ऐसे प्लांट करोगे जो 2 ईयर ओल्ड होगी, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें क्षमता ज्यादा होती है अपना क्लोन तैयार करने का, नहीं वो इमेच्योर नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या है, जो भी एक प्लांट होगा सेम कॉपी कहलाएगा दूसरे प्लांट का, ठीक है, सेम होगा वो। इसलिए हम इस चीज को हम सिलेक्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो संकरण क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम मैटिंग डिफरेंट जीनोटाइप टू क्रिएट अ न्यू जेनेटिक वेरिएशन, मतलब हम दो चीजों को मिला करके एक नया चीज तैयार करते हैं, उसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके ने फ्लावर देखा होगा, मान लो कि एक आपको पहले एग्जांपल दिखाया था, एक ये फ्लावर है, ठीक है, एक ये हिबिस्कस फ्लावर आपको मैंने दिखाया है, हिबिस्कस रेड हिबिस्कस है, इसको हमने व्हाइट हिबिस्कस के साथ क्या हुआ, क्रॉस करा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन किया है, तो वो क्या बन गया, वो पिंक कलर का बन गया था, ठीक है, जैसे कि आपको बताया था, उसे हम हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है, यूजिंग म्यूटाजेन केमिकल रेडिएशन आर्टिफिशियल इंड्यूस वेरिएबिलिटी, हम एक प्लांट को वेरिएबिलिटी देंगे, मतलब अलग अलग फैक्टर्स देंगे, अलग अलग उसमें एक्सपेरिमेंट करके एक सुपर प्लांट को तैयार करेंगे, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग, मतलब उसके डीएनए में थोड़ा सा छेड़छाड़ करके कुछ चीजें ऐड करके अगर हम प्लांट बनाते हैं, उसे हम कहेंगे सुपर प्लांट, ठीक है। अब प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं, टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दो चीज से बना है, बायो यानी कि बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी मतलब टेक वाला चीज है, तो इन दोनों चीजों को इंड्यूस करके ही बायोटेक्नोलॉजी बना है। और वही अगर हम बात करें प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की, तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन सुनो, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी प्लांट की जीन सेल्स टिश्यूज का यूज करके नई और बेहतर फसल बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मतलब पौधों की कोशिका ऊतक करके डीएनए का उपयोग करके जो इम्प्रूव प्लांट बनाता है, उसे हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। आसान लाइन में कहे तो यह टेक्नोलॉजी प्लांट को डिजीज रेसिस्टेंस, हाई यील्ड और फास्ट ग्रोइंग बनाती है, ठीक है, ये हम पहले भी समझ चुके हैं। अब यहाँ समझते हैं हम टिश्यू कल्चर के बारे में। टिश्यू कल्चर क्या होता है, देखिए, पहले आपको बताया था कि लैब में प्लांट्स तैयार किया जाता है, ठीक है, तो टिश्यू कल्चर प्लांट के छोटे टिश्यू सेल पार्ट को लैब में न्यूट्रिएंट मीडियम पर ग्रो करके नया पौधा बनाया जाता है। आसान भाषा में समझे तो पौधे का छोटा सा भाग पूरा नया प्लांट बना देता है। जैसे कि हमने लीफ का एक प्लांट कट किया जिसे हम एक्स प्लांट बोलते हैं, ठीक है, मतलब प्लांट का एक टुकड़ा जिसे हम एक्स प्लांट बोलते हैं, इसे हम लेंगे, स्ट्राइल करेंगे, यहाँ पे बीच का एक प्रोसेस होता है, टैप वाटर से धोना है, स्ट्राइल करना है, देन हमें डालना है कैलस में, ठीक है, कैलस ये पेट्री डिश हुआ, कैलस में डालना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अलग मास जो है सेल में हमें डिवाइड करेंगे। जो ये टोटियोपोटेंसी होती है, यहाँ पे एबिलिटी होती है एक सेल से ज्यादा रीजनरेट करने का, यहाँ पे हम मीडिया डालेंगे, एंथर कल्चर में डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। एक लंबा प्रोसेस है, तो हम शॉर्ट में आपको उतना डिफाइन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये आपके लिए इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टिश्यू कल्चर क्या होता है और कहाँ तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए डिटेल में तो कमेंट करना ना भूलें, मैं पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगा टू द डिटेल कि एक्चुअल में क्या क्या काम होता है, कैसे होता है पूरा टिश्यू कल्चर, ठीक है। अब समझते हैं कि साइंटिस्ट का हॉलमार्क फ्रेम, अब क्या है हॉलमार्क फ्रेम और कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट है जिसके बारे में हमने बात किया है। तो सबसे पहले जो है बैटसन और जॉनसन की बात कर लेंगे हम, ठीक है, क्या किया था इन्होंने। तो विलियम बैटसन जो है, हमने जेनेटिक्स टर्म को दिया है जिसमें उनकी जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप के बारे में हमने पढ़ा है। वही शोटेन और बोबरी के बारे में समझते हैं, जो कि क्रोमोसोमल थ्योरी और इनहेरिटेंस दिया है, जिन्होंने एक्सप्लेन किया है जीन और प्रेजेंट क्रोमोसोम्स में जो जीन प्रेजेंट होता है उसके बारे में।
वही हम वाटसन और क्रिक फ्रैंकलिन के बारे में समझ लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, तो जी हाँ, ये एक्सप्लेन किए हैं डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में, एक्सरे डिफ्रेक्शन इमेज के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है टी एच मॉर्गन जो है उन्होंने क्या किया था, वर्क ऑन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक एंड लिंकेज के बारे में बताया है। फ्रूट फ्लाई फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, फ्रूट फ्लाई पे इन्होंने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक, तो ये इनका क्या है इनके बारे में कुछ आपके बात बताई है। चलिए अब आगे समझ लेते हैं कि हमारा साइंटिस्ट का हॉलमार्क और ज्यादा है तो क्या क्या है इसमें। ठीक है तो सबसे पहले जो है आपको बता देता हूं कि हमारे जो है एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया था भारत में, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। वही नॉर्मन बोरलॉग जो है वो वर्ल्ड के लेवल पे इन्होंने ग्लोबल ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, जो कि सेमी ड्वार्फ वैरायटी था वीट का, और इन्होंने इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था। तो एक वैरायटी था वीट का जिन्होंने यहाँ पे बात की है। एनआई वेवलर ने क्या किया था, सेंटर ऑफ ओरिजिन है इनका, इन पे बात किया था। बबरच्चा जो है उन्होंने जंपिंग जीन ट्रांसपोनेंस के बारे में बात किया था, ट्रांसपोन्स क्या होता है। बेडल टेटोम जो होता है, एक जीन से दूसरे एंजाइम तक कैसे पहुंचना है उसके बारे में बात किया था। आईजीजे जो मूलर है वो एक्सरे इंड्यूस्ड किया था म्यूटेशंस में। तो कुछ साइंटिस्ट है जिनका मैंने योगदान बताया है। ये उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हरित क्रांति का क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। तो कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मन बोरलॉग में और एम एस स्वामीनाथन में, अगर वर्ल्ड के लेवल पे पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग लिखोगे, और इंडियन पे पूछा जाए तो आप एम एस स्वामीनाथन लिखोगे। ठीक है, अब समझ रहे समरी जो है, हम समझ लेते हैं एक्चुअल में समरी है क्या। ठीक है, देखिए जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें जो है, जो अब मैंने आपको बताई है वो, तो सबसे पहले है पोलीजेनिक के बारे में। ठीक है, ये समझ लेते हैं। कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम समरी समझ लेते हैं, टॉपर्स की क्या चेकलिस्ट रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पोलीजेनिक के बारे में, कंटिन्यूअस कर्नाल कलर इन व्हीट के बारे में। ठीक है, तो पोलीजेनिक ट्रेड जो होता है मल्टीपल जीन कंट्रोल करते हैं, इससे हम ट्रेड को कंटिन्यूअस वेरिएशंस कहते हैं, वो दिखाता है। व्हीट कर्नाल कलर जो कि लाइट से डार्क तक मेनी शेड्स आपको देखने को मिलते हैं। जब ज्यादा जीन जो है मिलकर एक ट्रेड कंट्रोल करे उसे हम पोलीजेनिक कहते हैं। ठीक है, समझ गए। सेकेंड हमारा क्या है, मोनोजेनिक। मोनोजेनिक क्या होता है, ठीक है, तो एक सिंगल जीन ट्रेट को कंट्रोल करता है, इसलिए हम क्लियर कैटेगरी होती है इसकी। ठीक है, एग्जांपल तौर पे कहा है तो पी सीड जो कि राउंड या रिंकल्ड दिखते हैं, जब सिर्फ एक जीन ट्रेट कंट्रोल करते हैं उसे हम मोनोजेनिक कहते हैं। मोनो मतलब सिंगल। अब हम समझते हैं चारगप्स रूल क्या है। चारगप्स रूल के बारे में हमने समझा था अभी। ठीक है, तो चारगप्स आपको बता देते हैं कि डीएनए में जो एडेनिन इक्वल टू थाइमिन और ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिनिन, यानी कि डीएनए के बेस पेयरिंग फिक्स्ड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चारगप्स रूल के अंदर आता है ये। ठीक है, लिंकेज वियोलेट्स क्या होते हैं, तो लिंकेज वियोलेट्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि जीन सेम क्रोमोसोम पर पास पास होते हैं, वो साथ इनहेरिट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिंकेज वेरिएशन। इसी भाषा में समझे तो ये मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ को फॉलो नहीं करता है। एंथर कल्चर क्या होता है, एंथर कल्चर के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, एंथर कल्चर से हैप्लॉइड प्लांट्स मिलते हैं। आसान भाषा में समझे तो ये प्लांट ब्रीडिंग में प्योर लाइन जल्दी बनाने के काम आता है। हमारा लास्ट है क्लोनल सिलेक्शन फॉर वेजिटेटिव क्रॉप्स। तो वेजिटेटिव प्रोपागेटेड क्रॉप्स में बेस्ट प्लांट्स चूज करना को हम क्लोनल सिलेक्शंस कहते हैं। एग्जांपल के तौर में पोटैटो, शुगर केन और बनाना। ठीक है, तो ये हमने बात किया पूरा किस चीज के बारे में, तो प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स के बारे में, मेंडल्स के लॉ के बारे में हमने अलग अलग टर्म्स पढ़े कि क्या होता है जेनेटिक्स में, बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स भी समझा, सब कुछ जो है इसमें हमने समझ लिया है। तो दोस्तों ये था वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से ये जो है लेक्चर कंप्लीटली समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं, अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करना ना भूले। और एक और बात, अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और एग्री फेयर
वेबसाइट पे जरूर विजिट करें, ठीक है। वापस से लिख दे रहा हूँ, एग्रीफेयर.इन वेबसाइट पे विजिट करें, वहां पे आपको बुक्स देखने को मिलेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर के बुक्स, 12th के कुछ नोट्स, आपको बहुत सारे बुक्स वहां पे देखने को मिलेंगे। साथ में आपको वहां पे एमसीक्यूज, ठीक है, यानी कि क्विज आपको देखने को मिलेंगे। वो क्विज अटेम्प्ट करना ना भूले। जब भी आप लेक्चर्स कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार क्विज जाकर जरूर अटेम्प्ट करें। दोस्तों, ये था वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज एक कमेंट जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे